आशा जी महेश्वरी। धन्यवाद मंजू जी। भगवान उमा महेश को नमन एवं आप सभी को मेरा सादर जय महेश। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा आयोजित कार्यकर्ता एवं व्यक्तित्व विकास कार्यशाला ज्ञान योग में सभी राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारीगण, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समिति प्रभारी, सभी आंचलिक समिति प्रभारी, राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री, कार्यकारी मंडल के सभी सदस्याएं बहनों, मैं आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। ईश कृपा से हमारे सभी आयोजन 100% सफल हो रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं अतिथि सम्माननीय श्री जयप्रकाश जी काबरा साहब का मैं हर्षित हृदय, पुलकित मन, उत्सुक नयन आपके अभिनंदन को आतुर हैं भाई साहब। आपने मुख्य वक्ता के रूप में बहुत ही सहजता और सरलता से हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। कर्मण्येवाधिकार रस्ते यानी तेरा सिर्फ कर्म करने का ही अधिकार है। इसी पथ पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के चारित्रिक गुणों से प्रभावित होकर हम अत्यंत हर्षोल्लास, आनंद, उत्साह के साथ इस वैश्विक महामारी के लॉकडाउन में भी अपने अधिकार कर्तव्यों की ओर अग्रसर हैं। इन सभी कार्यक्रमों की सफलता आप सभी बहनों की सहभागिता, उत्साह एवं जोश में ही कायम है। 31 मई को हमारा जातीय पर्व महेश नवमी को हम सभी मिलकर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा पत्रक आप सभी को भेज दिए गए हैं और मेरा आप सभी बहनों से निवेदन है कि श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत इन कार्यक्रमों को आप संपादित करवाए, यही मेरा आपसे निवेदन है। और 25 मई को हमारी जो बहुत बड़ी एक और मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारा नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा, उसके लिए हम सभी प्रयासरत रहें। जिस तरह से आज हम अनुशासित तरीके से जूम मीटिंग में शामिल हुए हैं, 25 को भी हम उसमें शामिल रहें, ये मेरा आप सभी बहनों से निवेदन है। समय और सब जूम वगैरह का जो लिंक है हम आपको भेज देंगे, लेकिन उसमें बहुत ही अनुशासन से रहना है हमें। मेरा आपसे यही करबद्ध अनुरोध है। पुनः आप सभी बहनों का धन्यवाद, आभार। मंजू जी, हमारे मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करें। मैं धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने सब बातें बता दी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण की राष्ट्रीय समिति प्रभारी श्रीमती नम्रता बियानी के संयोजन में इस जूम मीटिंग का आयोजन हो रहा है और वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगी हमारे आज के प्रमुख वक्ता श्री जयप्रकाश जी काबरा भाई साहब का अतिथि परिचय। श्रीमती नम्रता जी बियानी। धन्यवाद मंजू दीदी। मेरी आवाज आ रही है? श्रीमती नम्रता, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की ओर से आप सभी का सादर वंदन, अभिनंदन। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी माहेश्वरी, राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़ एवं सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे इस समिति में कार्य करने का मौका प्रदान किया। सादर अभिनंदन हमारे प्रमुख वक्ता श्री जयप्रकाश जी काबरा का। हमारी समिति के अंतर्गत कार्यकर्ता प्रशिक्षण की एक श्रृंखला गत 9 अप्रैल से चल रही है, जो बहुत छोटे रूप से प्रारंभ होकर अब इस बृहद रूप में आज यहाँ पहुंच गई है। आप सभी बहनों का अतीव स्नेह एवं प्यार मुझे मिल रहा है। सभी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षों का भी भरपूर प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जो मुझ में नई ऊर्जा का संचार और बेहतर करने की प्रेरणा दे रहा है। सामाजिक संगठनों में काम करने से पूर्व कार्यकर्ता की मानसिक तैयारी, संगठन के स्वरूप व कार्यविधि की जानकारी एवं पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के अपने अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी कार्यारंभ से पूर्व ही प्रशिक्षण के माध्यम से मिल जाए तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
इसी को ध्यान में रखकर हमारा आंचलिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि श्रृंखलाबद्ध संगठन के द्वारा ग्रास रूट तक सभी को जोड़ रहे हैं। अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव से लाभ और विषय विशेषज्ञों के अनुसार मार्गदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपयोगिता है। इसी के तहत हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी के तहत आयोजित आज का यह कार्यक्रम, जिसमें हम सुनेंगे श्री जयप्रकाश जी काबरा साहब को, तो आइए पहले उन्हीं से रूबरू करवाती हूँ मैं आप सभी को। आप मराठवाड़ा के परभणी डिस्ट्रिक्ट से हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी, मास्टर्स डिग्री इन लेबर स्टडीज, एलएलबी, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लगभग 18 साल विभिन्न संस्थानों में कार्य करते हुए पॉलीकेम लिमिटेड से जनरल मैनेजर के रूप में आपने रिजाइन किया। खुद की संस्था माइंड मूवर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 1997 को इसकी स्थापना की और गत 23 वर्षों से 45 से भी ज्यादा 2 डेज वर्कशॉप किए हैं। लगभग 250 कॉर्पोरेट कंपनीज, सभी सेक्टर्स, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड से ओबेरॉय होटल्स, एयरलाइंस टू हॉस्पिटल्स, सभी में आपने अपनी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की है, लोगों को लाभ दिया है। विदेशों में भी आपने वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं, अमेरिका, म्यांमार, श्रीलंका, चाइना एक्सेट्रा। माहेश्वरी समाज से भी आप कई वर्षों से जुड़े हैं। आपका सोचना है कि समाज का अधिकार सबसे पहला है, तो जहां से भी न्योता आता है आप वहां जरूर जाते हैं। नेशनल चैंपियन फॉर डिबेट्स भी रहे हैं। संपूर्ण देश में चौथा स्थान व कुल 125 पुरस्कार आपने डिबेट में हासिल किए हैं। स्वर्गीय बाबा आमटे के साथ भी 4.5 महीने प्रत्यक्ष रूप से आपने काम किया है। आप मुंबई के ठाणे को बिलोंग करते हैं और 63 इयर्स की आपकी एज है। लायंस एवं रोटरी में भी आप काफी सेशंस ले चुके हैं। गवर्नर स्कूलिंग से लेकर सभी सेमिनार्स आप कंडक्ट कर चुके हैं। तो आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जयप्रकाश जी काबरा साहब को अपने स्पीच हेतु। हम होंगे कामयाब, सामाजिक पारिवारिक सफल जीवन के रहस्य। आदरणीय श्री जयप्रकाश जी काबरा साहब। धन्यवाद नम्रता जी, आपने बहुत ही सुंदर मेरा परिचय दिया। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला सभा की अध्यक्षा माननीय आशा जी माहेश्वरी, महामंत्री मंजू जी चांडक, सभी निर्वर्तमान अध्यक्षाएं, इनमें से लगभग सभी को मैं जानता हूं, और ये हमारी छोटी बहना नम्रता जी, इन सबका मैं अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूं, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमारी शुरुआत, हम सब लोगों को, सभी जीवों को हम प्रणाम और दंडवत करते हैं। मेरा सभी भाई बहनों को, जितने भाई यहाँ पर बहुत कम होंगे शायद, सभी बहनों को, माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को मेरा साष्टांग प्रणाम और दंडवत। कार्यक्रम के आरंभ में ही आने वाला हमारा जो पर्व है, महेश नवमी का पर्व, जिसे हम 31 मई को एक अनूठे ढंग से मनाएंगे। हम शायद हमारी शोभा यात्रा नहीं निकाल पाएंगे, हम कोई बड़े आयोजन कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जहां से भी है, हम हमारे आराध्य दैवत भगवान महेश का हम पूजन करेंगे, वंदन करेंगे। और ये हमारे ऊपर जो महामारी का संकट है, ये संकट जितना जल्दी समाप्त हो, उसके लिए हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे। तो आइए आज के इस विषय से हम जुड़ते हैं। मैं सुन रहा था तब, शायद आप मुझे देख नहीं पा रही थी, लेकिन मैं आपको देख पा रहा था। तब हमारी अध्यक्षा ने एक बात बहुत सुंदर कही थी कि अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें समय का ध्यान रखना ही होगा। 3:57 पर उनका यह वक्तव्य था। मुझे बड़ी खुशी है कि 4 बजे हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैंने हमेशा एक चीज मानी है, अगर हम समय का नियोजन कर सकते हैं तो हम हर कोई चीज का नियोजन कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज अ लाइफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम आप सभी बहनों का, माताओं का अभिनंदन इसके लिए करता हूं
क्योंकि आपने आपने समय का बड़ा ध्यान रखा। हाँ, मेरी आ आवाज रही पहुंच है, रही आ है रही सबके है सर। पास? आ रही है भाई आ रही है ना? हाँ, तो एकदम। हाँ, हाँ, राइट सर। बिल्कुल आ रही तो है। आपने यस आपने समय का ध्यान रखा, इसके लिए आप विशेष अभिवादन के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। आइए, मुझे विषय दिया गया है, हमारा जो पारिवारिक जीवन है और हमारा सामाजिक जीवन है, इसमें हमें सफलता प्राप्त करनी ही है। अगर हमें यह समय सफलता प्राप्त करनी है, तो जीवन के कुछ रहस्य तो होंगे ही, इसके बारे में हमें सोचना है। कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज का इतिहास बड़ा उज्जवल है। उसमें हमारी बहनों का योगदान भी बड़ा उतना ही उज्जवल रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी समाज की महिलाओं ने अपना योगदान नहीं दिया है। चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे वो कवियत्रियां हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद हो। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि 2 साल पहले जिस बहन का नाम, जिस पुत्री का नाम हमको मालूम नहीं था, आज विश्व के चोटी स्थान पर वो पहुंची क्रिकेट के क्षेत्र में, स्मृति मंदाना। मंदाना है, लेकिन मंदाना उसे कहा जाता है। तो क्या ये हमारी उपलब्धि नहीं है? राजनीतिक क्षेत्र लीजिए, हमारे सांसद जो हमारे साथ कई सालों से जुड़ी हुई है, किरण जी माहेश्वरी। सामाजिक क्षेत्र के अंदर अगर लें तो मेरे ख्याल से पहला नाम हमारी सबकी जुबान पर आएगा, वो है हमारी राजेश्री जी बिरला। क्या ये सारे इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे कला क्षेत्र हो, चाहे मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा एकमात्र समाज ऐसा है जिसे भगवान लक्ष्मी और भगवान सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। मैंने जनरली देखा है कि जहां पर लक्ष्मी प्रसन्न होती वहां पर सरस्वती नहीं होती, और जहां पर सरस्वती माँ आशीर्वाद होता है वहां पर लक्ष्मी नहीं होती। केवल केवल और केवल हम इकलौता समाज है जिनको हमें दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। मुझे याद है हमारा जो जोधपुर अधिवेशन हुआ था, जोधपुर अधिवेशन में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां पर आए थे और उन्होंने हमें संबोधित करते हुए, उस समय के हमारे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, और उन्होंने शुरुआत की थी संपूर्ण भारत का आधा जीडीपी, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, मेरे सामने हुआ। माने हमारा योगदान देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए हमारा योगदान देखिए, हर क्षेत्र में हमारा योगदान देखिए। हमारा जो परंपरा है, मितव्ययता हो, चाहे उद्यमशील हो, चाहे और कोई चीज हो, हमने 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 अपने झंडे गाड़े हैं। कोई भी सामाजिक कार्य हो, आज का कोविड का भी अगर लेंगे तो मेरे ख्याल से भारत के कोने कोने में जहां पर जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया जा रहा है, दवाइयां पहुंचाई जा रही है, सैनिटाइजर पहुंचाए जा रहे हैं, जहां पर मास्क पहुंचाए जा रहे हैं, मेरे अपने समाज का योगदान बहुत ही सुंदर है। राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, जिनके साथ कई बार मुझे डिबेट्स में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो संगमनेर से हैं, राम जी जाजू। क्या योगदान अतुलनीय नहीं है? तो हमें, हमारा इतिहास बड़ा ही उज्जवल है, परंपरा हमारी बहुत ही सुंदर रही है और इस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। तो हमें कोई, अब शिक्षा का क्षेत्र लीजिए, कई बार मेरा थोड़ा मतांतर हो सकता है। एक हमारे बीच में एक बार हमारे पास एक आवाज उठी थी कि बेटियों को ब्याहो और बहुओं को पढ़ाओ। मेरा कहना है, जब तक बेटी अपने पैर पर खड़े होने की हिम्मत नहीं रखती तब तक उसे पढ़ाना नहीं चाहिए। शायद उसके आज के तारीख में, मैं भी दोनों बेटियों का बाप हूं, मुझे बेटा नहीं है, मुझे दोनों बेटियां हैं, लेकिन मैं दोनों बेटियों को सक्षम किया है। एक बेटी एमबीए एचआर की है और दूसरी बेटी इंटीरियर डिजाइनर है, स्पेशलाइज्ड इन लाइटिंग। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहने के लिए तो बड़ा आसान है बहुओं को पढ़ाइए, लेकिन आप मुझे बताइए, छाती पर हाथ रख के बताइए, अगर आपकी बहू पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही है, नौकरी के लिए जा रही है, तो हम में से कितनी बहनें, आज परिस्थिति बदल हो गई मुझे मालूम है, लेकिन क्या कहेंगी, कहीं ना कहीं हमारे मन में ये ईर्ष्या आएगी कि मैं तो आटा घर को काम करूं और बहु रानी है जी की महारानी है जी की काम पर के पढ़वाना चाहिए। तो साथियों, ये नहीं होना चाहिए, वो किसी प्रकार का हमें हमारी पुत्रियों पर नहीं करना है। दुर्भाग्य से मेरी पुत्री का विवाह हुआ, विवाह के होने के पश्चात 3 साल में मेरे दामाद का आकस्मिक निधन हुआ अमेरिका में। लेकिन मैंने अपनी परंपरा, जो मैं आपको बात करता हूं, वह मैंने प्रत्यक्ष रूप में लाया है।
मैंने मेरी पुत्री का दूसरा विवाह 8 महीने में कर दिया, क्योंकि उसकी जिंदगी पूरी है। जिंदगी किसके लिए जिएगी? सौभाग्य से मुझे दामाद भी बहुत अच्छे मिले। आज वो लड़की पुनश्च अपने परिवार में पुनः हो चुकी है, और भगवान का आशीर्वाद और उस बिटिया का आशीर्वाद मुझे जिंदगी भर प्राप्त रहेगा, ये मेरा अपना मानना है। अब आइए हम देखते हैं, हमें सफलता तो प्राप्त करनी है। मैं, जैसे मुझे बताया गया कि मैंने ट्रेनिंग को अपने आप के लिए अपना लिया। 1 अप्रैल 1997 को मैंने जब नौकरी से त्याग पत्र दिया था बहनों, तब मुझे बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि पॉलीकेम लिमिटेड जैसी बहुत ही बड़ी कंपनी, 350 करोड़ उस समय टर्नओवर था, 2000 कर्मचारी मेरे पास काम कर रहे थे और महाव्यवस्थापक कार्मिक के रूप में मैं काम कर रहा था, लेकिन मैंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और मैंने ट्रेनिंग इस विषय को आपको समर्पित कर दिया। मेरे जीवन में छोटा सा परिवर्तन आया। तब मैं मुलुंड में वहां पर रहता था और वहां पर एक टेलर था, डेविड टेलर नाम का। उसके दुकान के ऊपर का एक वाक्य था, उसके जीवन ने मेरे अंदर परिवर्तन कर दिया। वो वाक्य जो था, वो वाक्य बड़ा ही सुंदर है। वाक्य था, गॉड मेड मैन एंड टेलर मेड ही जेंटलमैन। भगवान ने सिर्फ मैन बनाया, खैर वुमन भी इंक्लूडेड, आप लोग सभी हैं, लेकिन उसका जो परिवर्तन है फ्रॉम मैन टू जेंटलमैन, ये किसका रूपांतरण है? ये रूपांतरण उस टेलर का है जो हमारे बाह्य रूप को आकार देता है, हमारे शरीर के माफिक हमारे कपड़े सिलाता है, जिससे हमारे बाह्य व्यक्तित्व को 4 चांद लगा देता है। मैं ये दावा तो नहीं करूंगा कि मैं आपके अंतर्गत व्यक्तिमत्व को सुधारूंगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह पाऊंगा कि आपका अंतर्गत व्यक्तिमत्व आपके सामने अलग से परोपक्ष में रख करके, क्या मैं उस टेलर जितना बढ़िया काम नहीं कर सकता? इसी एक विश्वास के साथ मैंने अपने आप को ट्रेनिंग के लिए समर्पित कर दिया है। आज तक 4500 फुल डे वर्क 250 कंपनियों के लिए मैंने किया है। सन 2017 मंथ अगस्त 31 दिन के 31 दिन पूरे फुल डे वर्कशॉप, 9 घंटे के वर्कशॉप मेरे हुए हैं। शायद वो अपने आप में रिकॉर्ड होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे इस चीज का है, इस चीज, और जब पॉजिटिव एटीट्यूड की बात होती है तो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। कई सारी चीजें मुझे झेलनी पड़ी। सन 2010 में मुझे ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ा, लेकिन उस बीमारी से भी मैं 26 दिन के अंदर बाहर आ गया। उसके बाद मैंने 106 दिन के साइकिल ले लिए। भगवान ने मुझे, उस समय डॉक्टरों ने 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था, आप लोगों की शुभकामनाएं थी। पिछले 10 साल से मुझे कुछ नहीं हुआ है, आने वाले 10 साल में भी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सोच, जब पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करता हूँ तो मुझे और कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को कहता हूँ, आपके सामने जीता जागता ज्वलंत उदाहरण मेरे रूप में खड़ा है। अब इससे और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो सकती है? दुनिया को देखने का नजरिया बदलिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा स्वभाव थोड़ा मजाकिया है, मुझे हंसना और हंसाना बड़ा अच्छा लगता है। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको रुलाएंगे, लेकिन मैं हंसने में विश्वास करता हूँ, हंसाने में विश्वास करता हूँ। और मेरा मानना है हमारी जिंदगी इतनी बुरी नहीं है जितना हम समझते हैं। हम समझते हैं मां कि जीवन कांटे है, मानता हूं मैं, लेकिन शायद मेरा चित्र आ रहा है आपके सामने। हाँ 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 हाँ, ठीक है। आ रहा है। हाँ, मेरे सामने हमारे जीवन में कांटे हैं, मानता हूं मैं, लेकिन एकाध तो खुशियों का फूल भी तो हमारी जिंदगी में आया होगा। अब चॉइस हमारी है कि हम उन फूलों के कांटे लेकर के अपने दामन में घूमते फिरेंगे, या उन फूलों को चुनेंगे जिससे हमारी जिंदगी को सुगंधित एवं सुस्फुलित कर दिया गया है। आप भूल गई होगी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। याद कीजिए वो दिन जब आपने एससी की परीक्षा पास की थी, क्या आप खुश नहीं थी? याद कीजिए वो दिन जब आपको कॉलेज में दाखिला मिला, क्या आप खुश नहीं थी? याद कीजिए वो दिन जब आपने आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, ग्रेजुएशन पूरा किया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूरा किया, आपको नौकरी मिली, आपने व्यवसाय आरंभ किया, आपको पहला इनकम मिला। मैं बताता हूं, मुझे जब मैंने नौकरी स्टार्ट की थी, मेरी सैलरी 800 रुपया पर मंथ थी, 1 अगस्त 1980 को। लेकिन जिस दिन मैंने वो 800 रुपये कमाए नौकरी के, उससे पहले भी मैं करता था, क्लास का अपना खुद का संचालन होता था, वो बात अलग है। लेकिन एज अ पर्सनल ऑफिसर जब मैंने पहली नौकरी 800 रुपये, दुनिया का राजा था, अनक्राउंड किंग। क्यों? इतने दिन बाद की कमाई, उस दिन आपकी कमाई, बड़ा खुश होता है। अब याद की जो दिन की शादी हुई, कम से कम उस दिन की तो खुश थी।
बाद में रोना बात अलग है, हम पुरुषों को हम कहते हैं जब शादी होती है तो सारे रोते हैं, केवल दुल्हन रोता है, और दुल्हन तो फूट के रोती है और उसको कोनी मार के कहती है आज के दिन मेरा रोने का लास्ट है, कल से बैठ तेरा दिन बन जाएगा। खैर मजाक की बात छोड़िए, और अब याद कीजिए पहली बार जब माँ बनी या पहली बार कोई हमारे भाई लोग बाप बने तो क्या खुशियों से नहीं समाये थे। अब आपका बेटा या बेटी स्कूल में जाएगा, उसे कोई प्रतिस्पर्धा में पुरस्कार मिलेगा, आपको न्योता दिया जाएगा, यू विल बी इनवाइटेड टू ग्रेस द ओकेजन। बीच बीच में अंग्रेजी का प्रयोग होगा, मराठी का प्रयोग मैं टालूंगा, लेकिन एक आध बार अगर मराठी आ गया तो हिंदी संस्कृत भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको खुशी हुई या नहीं हुई? अब आपका बेटा आईटी पढ़ेगा, कंप्यूटर पढ़ेगा, क्या 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 पढ़ेगा। मैंने 800 रुपए पे सैलरी स्टार्ट की थी, शायद हमारे जो बेटे हैं बेटियां हैं वो क्या करेंगे, 80,000 रुपए लेके आएंगे, तो क्या मुझे जलन होगी? अगर मैंने 800 रुपया मिले अंतर 80,000 रुपए मिले, नहीं, मैं कहूंगा अरे अपना बेटा है। और जब शादी होगी तो घर में बहू आएगी, आपकी सेवा करेगी, आपको कहेगी कि मैं आपके लिए नाश्ते में हलवा बनाऊं बादाम मार के, क्योंकि छोकरी को मालूम है अभी माल उनके पास है। खैर मजाक छोड़िए, पहला प्रमोशन हुआ, आप क्या बन गई? माँ से बन गई सासू माँ, और सासू माँ से साल 2 साल के अंदर आप दादी बनेगी या नानी बनेगी। ये चंद खुशियों के आपको संजोने पड़ते हैं, हर किसी को संजोने पड़ते हैं। तो साथियों इसमें आप महिलाएं बहुत होशियार होती हैं। जब भी आपका पति के साथ झगड़ा होता है, देखिए संसार है, इसके अंदर दोनों का झगड़ा होना ही है। ये एक आपको बताता हूँ, दुनिया पति और पत्नी झगड़ते हैं। और दूसरा भी एक नियम बताता हूँ, हर पति अल्टीमेटली अपनी पत्नी की दुनिया है। अब इसका एक आपको बड़ा मजाकिया वाकया बताता हूँ। एक बार एक बड़ा राजा था, उसने कहा दुनिया के अंदर एक तो जो अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता, उसे ढूंढ के लाओ, उसकी परीक्षा मैं लूंगा, और उस परीक्षा के अंदर अगर वो सफल हुआ तो उसके एक अरबी घोड़ा नम दूंगा, 2 लाख रुपए का, और अगर परीक्षा में फेल हुआ तो उसको चाबुक के 4 फटके मारूंगा। तो सारे लोग आ गए, परीक्षा दी, सारे कैसे फेल हो गए, चाबुक घोड़ा जिसको हिंदी में कहते हैं उसके फटके खा के बाहर आ गए। एक भाई साहब पास हो गए, बोले यार वो है, बोले मान लियो, बोले मंत्री जी इसको घोड़ा दे दो। उसका घोड़ा 2 लाख रुपए का दूसरे दिन वापिस आया, बस साहब मेरे को घोड़ा बंद कर चाहिए। बोली काला घोड़ा ठीक रहता है, सफेद घोड़ा ठीक रहता है, बोले इसका घोड़ा वो लो, इसको भी 4 फटके। कहने का मतलब मजाकिया की बात छोड़िए, हमारे वाद होगा, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हमें वहीं तक सीमित रखना होगा। देखिए हम हमारे मैनेजमेंट में कहते हैं कि 2 लोगों के अंगूठे के निशान मिल नहीं थे, के कारण बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अंदर आपको अंगूठा लगाना पड़ता है, क्योंकि निशान मेल नहीं खाते। हमारी आंखों की जो पुतलियां होती है वो मिलान नहीं करती, हमारी आंखों की पुतलियां मिलान नहीं करती, जब हमारे अंगूठे नहीं मिलान करते तो निश्चित रूप से पक्का है कि हमारे विचारों में भी मतभेद होगा, लेकिन मतभेद चलेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो अवश्य चलेगा लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। 4 जीवन के प्रिंसिपल बताऊं जिससे आपकी पारिवारिक और सामाजिक जीवन के अंदर बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। सबसे पहली चीज, इसे बदलना आसान है। हम लोग जनरली मानते हैं कि दूसरों को बदलना आसान है, गलत। और ये चीज ने सीखी हिंदी सिनेमा शोले से। शोले के डायलॉग याद कीजिए सर, पहली फिल्म थी जिसकी डायलॉग की सीढ़ियां बेची गई। उसके अंदर असरानी कैरेक्टर निभाता है जेलर का, और वो कहता है हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हमारी हर जगह बदली की जाती है, लेकिन इतनी बदलियों के बावजूद नहीं बदले। और जब हम ही नहीं बदले तो क्या बदल सकते हो? पहले की चलना होगा, बदलना होगा, सब कर जाए। साथियों मैं आपको निश्चित बहनों आपको बताता हूँ, पारिवारिक कला का एक कारण है, हर कोई बदलाव दूसरे में चाहता है, खुद में नहीं। आपके बेटे की शादी होती है, बहू घर में आ जाती है, पहले दिन प्रतिज्ञा कर लेती है 50 दिन में बुढ़ी को बदल डालेगी। अब बुढ़ी क्या खतरनाक, वो कहती पिछले 50 साल में मेरे को नहीं बदली, तू मेरे को 50 दिन में बदलेगी। दोनों झगड़ती है आपको। लेकिन अगर हम अपने आप का परिवर्तन लें तो मेरे ख्याल से वो चीज है। इस्लाम के अंदर एक पंथ है जिसे कहा जाता है सूफी। एक सूफी संत है, उनके मज़ार के ऊपर एक वाक्य था, उससे भी मुझे सीखने को मिला। वाक्य सुंदर था, जब मैं जवान था और जवानी खून मेरी रगों में दौड़ रहा था तो मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की दुनिया को बदल डाला। आज जिंदगी समाप्त हो गई, पीछे देखा मैं एक भी इंसान को बदल नहीं पाया।
और जब हम लोग भारतीय लोग क्या करते हैं, जब हमारा टारगेट पूरा नहीं होता, टारगेट को छोटा कर दिया। मैंने कहा दुनिया गई भाड़ में, लेकिन कम से कम मैं अपने परिवार के सदस्य, भाई बहन, सास ससुर, देवरानी जिठानी, इन सबको तो बदलने का प्रयास करूं। बची हुई जिंदगी ने उनको बदलने में लगा दी। आज इस जिंदगी का प्रयोग मैंने अपने आप को बदलने के लिए किया हो तो मैं बदलता, मुझे देख करके मेरे परिवार वाले बदलते, उनको देख करके और कोई बदलता, और कोई बदलता, और कोई बदलता, and who knows, the world might have changed. So ladies and gentlemen, the change cannot happen from outward to inward, it has to happen from inward to outward. So जीवन का प्रिंसिपल नंबर 1, दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़िए, खुद से शुरुआत कीजिए, आपके जीवन में सफलता मिल गई। दूसरी चीज, अब दूसरा प्रिंसिपल की ओर मैं आता हूं, जो बदल सकते हो केवल उसे ही बदलिए, तो नहीं बदल सकते उसे हंसते हंसते कबूल कीजिए। कुछ चीजें मैं नहीं बदल सकता, मैं अपने आप का डीएनए नहीं बदल सकता, कौन से परिवार में मुझे जन्म लेना है मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपने माँ बाप नहीं बदल सकता, मैं अपना बाह्य रंग रूप बियॉन्ड नहीं बदल सकता। मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल देता हूँ, अब मेरा कलर, मैं लोगों को पूछता हूँ मेरा कलर कैसा है, तो बोले सांवला है, डरते डरते बोलते हैं सांवला। मैं कहा अपमान मत कर, मैं सांवला नहीं हूँ, मैं काला हूँ, गारंटीड। कलर गया तो पैसा वापस, लेकिन अब मुझे इसे कबूल तो करना ही पड़ेगा, मैं इसे नहीं बदल पाऊंगा। अब 2 ही उपाय है, या तो हंसते हुए करो या तो रोते हुए करो। बेटर कौन सा है? हंसते हुए। तो आप मुझे पूछेंगे कि आपने इस पर हंसने के लिए आपने क्या उपाय किया। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी कंपैरिजन भगवान से करता हूँ। 95% भगवान मेरे करके हैं, हार्डली 2-4% आप लोगों के कलर के होंगे। लीजिए, भगवान श्री कृष्ण काला, भगवान श्री रामचंद्र काला, तिरुपति का बालाजी काला, केरल का अयप्पा काला, जगन्नाथपुरी का जगदीश काला, द्वारका का द्वारकाधीश काला, हम महेश्वरियों का भगवान महेश भी काला, और हम मराठी लोगों का पंढरपुर का पांडुरंग या विठ्ठल भी काला, इसलिए जेबी काबरा काला। अब कैसे लगता है? उसी चीज को कबूल तो आपको करना ही पड़ेगा। अब चॉइस आपकी है, आप हंसते हुए करेंगे या रोते हुए करेंगे। तो लेकिन क्या मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता? क्या मैं अपनी सोच में परिवर्तन नहीं ला सकता? क्या अपना कॉन्फिडेंस लेवल अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं नहीं बढ़ा सकता? अगर मुझे बात करने में अगर झिझक होती है तो क्या मैं प्रयास करके एक अच्छा वक्ता क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद हो गई। नम्रता जी, हाँ, शुरू हो गया। आ गई। एक्चुअली नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है उनके उधर, 2 मिनट आ जाएगा अभी। हाँ ठीक। थोड़ा उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही नम्रता, सबका मैसेज आ रहा है। हाँ, मैसेज तो आ रहा है पर वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम दिखा रहा है ना, वो उनका उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। उनका इंटरनेट ठीक होगा तो वॉइस क्रैकिंग बंद हो जाएगी। हाँ, अपन वही। समझ रहे हैं, पर वो बार बार सब लोग वापस मैसेज पे हाँ, मैसेज कर रहे हैं, मैंने डाल भी दिया कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो, पर अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अपन कुछ नहीं कर 1 मिनट, वो क्या वापस वो हो गए क्या, म्यूट हो गए क्या? नहीं, मेरे इस पे तो नहीं दिख रहे हैं वापस आए हुए। बीच में कभी कभी ड्रॉप हो जाता है। आई नो। काबरा जी, ये कंटिन्यू स्क्रीन सामने क्यों आ रही है? ये हटेगी नहीं क्या? वेटिंग रूम वाली स्क्रीन आ ही रही है आज तो सामने बराबर। क्या वेटिंग रूम कंटिन्यू? वेटिंग रूम खत्म कर दूं क्या? आप नहीं चलने दीजिए। आप आंटी को को होस्ट मत बनाइए ना, मंजू जी को और आशा आंटी को को होस्ट मत करिए, अपने लोग कर रहे हैं ना मैनेज। नहीं, पर ये पूरा सामने आ रहा है एकदम वाइट एक चेहरा। मिनट में सेटिंग में चेंज कर देती हूँ, आप लोगों को नहीं डिस्टर्ब होगा फिर। और स्पीकर व्यू डाल दीजिए ना, तो जो स्पीकर, जो सब लोग स्पीकर व्यू पे ले लें तो उनको स्पीकर व्यू पे ही है, स्पीकर व्यू पे ही है, बट अभी वही नहीं दिख रहे हैं मुझे। स्पीकर व्यू पे पर्सनली सबको खुद के स्क्रीन पे लेना होगा ताकि वो उनके फोन में। बात कर रही मैं तो स्पीकर नजर आते हैं, जो बोल रहा है वो नजर आएगा। वो सब लोग अपने अपने उस पे कर लीजिए, स्पीकर व्यू कर लेंगे जो लोग लैपटॉप पे हैं। नहीं, वो मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल पे जो है वो सेकंड डॉट कर दीजिए, सेकंड डॉट कर लें। नीचे आप टैप करोगे ना मोबाइल पे तो सेकंड नंबर का जो डॉट है उस पे स्पीकर व्यू। हाँ, जोर से बोलो तुम भाग्यश्री। सेकंड डॉट जो है वो स्पीकर व्यू का है, मोबाइल का सेकंड है आ रहा ऑलरेडी। है आवाज? हेलो, हाँ, एक्चुअली आपकी आवाज आना बंद हो गई है, तो आप वापस से बोलेंगे तो आ जाएंगे स्क्रीन पे, हम लोग वेट कर रहे हैं, है ना? हाँ, ओके, हाँ, ओके।
उनके उधर कुछ प्रॉब्लम है, कॉल था उनका, अभी 2 मिनट में आ रहे हैं वो वापस। मेरे ख्याल से इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत लोगों के यहाँ है, बार बार ड्रॉप हो रहे हैं और बार बार इन हो रहे हैं। नहीं, आज फिर से एक्चुअली बहुत हेवी एयर है इधर। एक टाइम निश्चित हो जाए अपना, ये बंद कर दें फिर स्क्रीन, ये वेटिंग रूम का जो है टाइम फिक्स हो जाए। आंटी आप लोगों के अलावा जो को होस्ट हैं उनके ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका को होस्ट आंटी आपको बंद कर देखिए देना आपने चाहिए। अब बंद हो गया आशा आंटी? नहीं 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 बंद स्क्रीन हुआ। वाला मेरे अभी तो हिसाब वही से है। तो हो जाना चाहिए। मैंने आपको तो हटा दिया उससे। नहीं आ मेरे रहा है। अभी नहीं भी आ नम्रता रहा है। जी मेरे सामने तो आ हाँ रहा है। 1 मिनट, आपको तो मैं हटा रही हूँ, 1 मिनट मंजू दीदी। वो जो को होस्ट है ना, उनके स्क्रीन पे इसलिए आता है कि वेटिंग रूम में जैसे ही कोई आता है तो वो आपको इन्फॉर्म करता है कि उनको अंदर ले लो। अब आप जब को होस्ट नहीं रहेंगे तो हट जाएगा। हटा दिया है मैंने आप दोनों को को होस्ट से। पर ये तो नहीं हट रहा। हाँ नहीं हट रहा, आ रहा है अभी। ये तो नहीं हट रहा है, शक्ल ही नहीं दिख रही सामने वाले की भी। आंटी कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हो कल के लिए तो अभी दे सकते हैं, हमारे पास टाइम है। अभी आए नहीं क्या? हाँ अभी एंटर ही नहीं हुए हैं वो, एक्चुअली मैंने बात की अभी। उर्मिला जी और नम्रता, आप एक बार कल के बारे में बता दें और किस तरह से अपने सेटिंग करी है कल की। दीदी काबरा जी आ गए हैं अंदर। अच्छा ठीक है। ओके उनको अंदर कर ले लिया मैंने। हाँ अभी अंदर तो नहीं दिख रहा है। नहीं वो वेटिंग रूम में है, हाँ। अंदर लिया है बट आने में उनको टाइम लग रहा है, उनका नेट वीक है, ज्वाइनिंग आ रहा है, अभी भी नहीं हो पाएंगे। नहीं ज्वाइनिंग में चालू है उनका। हो गए। हेलो। हाँ जी। हाँ आ गया। हाँ आ रही है, अब आवाज आ रही है आपकी। ये नहीं हटा यार। हेलो। हाँ हाँ I'm अब so स्टार्ट sorry. करिए, स्टार्ट करिए हाँ. प्लीज। Okay. Thank you very much and sorry for the inconvenience. तो हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे जो है हम ये नहीं करेंगे, जो चीज which we cannot change we have to accept it very sportingly. Third important thing which I would like to tell, बाइबल का एक सुंदर वाक्य मुझे और याद आता है। मेरा तीनों धर्मों का अभ्यास है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो। बाइबल के अंदर एक बहुत सुंदर वाक्य आता है, हाउ शुड आई ट्रीट अदर्स, और भगवान ईसा मसीह उसे एक वाक्य में जवाब देते हैं, जिस व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार हमें दूसरों के साथ। जब मैं सामाजिक कार्यक्रमों में जाता हूं, कई बार मुझे लोग पूछते हैं, काबरा जी समाज ने हमको क्या दिया है, हम क्यों करें समाज के अंदर काम? तो मैं इन्हें कहता हूं कि बाबा तू आज जो कुछ है आज केवल इस समाज की वजह से है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक निम्न परिवार से हूं, एक शिक्षक का बेटा हूं। मेरी पूरी पढ़ाई समाज ने अपने खर्चे से उठाई है। मैं माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल, माहेश्वरी प्रगति मंडल की शिष्यवृत्ति, ऋण शिष्यवृत्ति पाकर मैं पढ़ा, और इसके कारण इस समाज ने मुझे बड़ा किया। इस समाज को देना मेरा कर्तव्य बनता है। आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। इसे कहते हैं गिव बिफोर यू गेट, पहले दो बाद में लो, आपको अपने आप मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जिंदगी के अंदर कभी आगे नहीं आ पाओगे, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं। अब आइए देखते हैं कि इस परिस्थिति में, कोविड की परिस्थिति में भी पॉजिटिव एटीट्यूड का उपयोग किया जा सकता है। साथियों मानता हूं महामारी है, तकलीफ है हम सबको, पिछले 2-2.5 महीने से हम घरों के अंदर कैद है, लेकिन इसमें भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। देखिए सर, ये महामारी के पहले जो प्रदूषण दिल्ली में था, प्रदूषण हमारे कानपुर में था, जो प्रदूषण हमारे बंबई में था, आज नजर आ रहा है। जितने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे थे, आज एक भी रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहा है।
मुझे किसी ने कहा था कि जलंधर से आपको हिमालय की चोटी साफ नजर आ रही है। गंगा जी, यमुना जी जो इतनी प्रदूषित हो चुकी थी, आज के तारीख में उनका जल निर्मल हो गया है। और हमारे बंबई जैसे शहरों में जहां पर हमको कोई पक्षी दिखता नहीं है, वहां पर हमको फ्लेमिंगो के झुंड देखने को मिले। तो उसमें भी जो निगेटिविटी होती है उसके अंदर भी आप पॉजिटिविटी देखिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। चौथी पांचवी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा बहनों, वो ये है, अपने दुख का टुकड़ा हर किसी के पास रोने का नहीं। मत रो आज राधिके, सुन लो बात हमारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। कहने का मतलब है, हमें हमारा दुख है, लेकिन हमें केवल अपनों के साथ शेयर करना है, हर जगह नहीं करना है। और वो कहा जाता है कि सबसे हमारा जो, आपकी खुशी हर किसी के साथ बांटिए, खुशी हर किसी के साथ बांटने से दुगनी होती है, और दुख केवल अपनों के साथ शेयर कीजिए, वो दुख हल्का होता है। हम भारतीय पुरुष वो करते ही नहीं, किसी के बाप को अपना दुख नहीं बताते। इसके लिए हार्ट अटैक ज्यादा किसको आते हैं, पुरुषों को क्या महिलाओं? रिकॉर्ड शोज कि 10 जो अगर हार्ट अटैक के आप केस लेंगे तो उसमें 9 पुरुष रहेंगे, 1 महिला रहेगी। और महिलाओं का भी हार्ट अटैक 45 या 50 के बाद आता है। पुरुष हर वर्ग के अंदर, हर एज ग्रुप के अंदर आपको हार्ट अटैक की केसेस मिलेंगे, क्योंकि वो बताते हैं। तो हमारी जो इमोशंस है, हमारी जो भावना है, उसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना हम अपनी इमोशंस के बारे में सोचते हैं, उतना ही हमें दूसरों की इमोशंस के बारे में सोचना होगा। केवल हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ। हमारे रोटरी का एक वन ऑफ द टैगलाइन था, थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ। अपने से आगे बढ़ करके उसको देखिए, तब कहीं जाकर आपको ये फायदा होगा। तो फिर और आते हैं आगे कि हमारी जीवन में जो व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उसे सफलता प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। एक, अपने आप को कमजोर कभी मत समझिए। भगवान ने जबरदस्त ताकत दी है हम लोगों को, पुरुषों को हो चाहे महिलाओं को, उतनी ही ताकत है। किसी भी सिचुएशन का मुकाबला हम कर सकते हैं, हमने डट के किया है। हम कोई फॉरेन कंट्रीज नहीं है। अमेरिका नहीं कर पाता। अमेरिका इतना प्लान्ड कंट्री है कि वहां पर अगर कोई अनप्लान चीज आ जाए तो वो लोग घबरा जाते हैं। आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने उदाहरण है, कितनी सारी 10 लाख के ऊपर केसेस तो अकेले अमेरिका में है। और हमारे पास इतनी विपदाएं आती है कि हम लोग तो आदी हो चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है जब अमेरिका के ट्विन टावर्स के ऊपर आक्रमण हुआ था, अमेरिकन लोग घबरा गए, हम क्या करें। इतने नाकायक का मतलब हमारे पास तो आदत है, हम इतनी विपदाएं झेल चुके हैं कि शायद हम प्रूफ हो चुके हैं सारे। हमें कोई चीज का, हेलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। हाँ जी, हाँ होगा। तो हमें अब आते हैं हमारी कॉन्फिडेंस के बारे में। जब हमारा कर खुदी को बुलंद इतना तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। हमेशा हमें ये देखना पड़ेगा, हमेशा देखना पड़ेगा कि हमें भगवान ने क्या दिया है। बहुत कुछ दिया है, कई सारे एग्जाम्पल है, महिलाओं के एग्जाम्पल है। पूना की एक महिला है, मैं इसका एग्जाम्पल आपको जरूर देना चाहूंगा। मराठी महिला है, सोजराबाई सातपुते नाम की। इसका पति नौकरी करता था, एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट गए। सारी जिम्मेवारी इस महिला पर आ गई। अगर कोई साधारण महिला होती तो अपनी खुदकुशी करके अपनी जीवन लीला समाप्त करती। उसने कहा नहीं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन एक जहर तो पीना ही पड़ेगा। घास काटने का काम उसे मिला फैक्ट्री के अहाते के अंदर। वो समय में उसको 10 रुपया पर डे मिलता था। 6 परिवारों के सदस्य का भरण पोषण कैसे संभव होगा। इस महिला ने सोचा, जहां पर वो फैक्ट्री में काम करती थी वो कारखाना था, उसने बर्फ बेचने का काम शुरू किया। बर्फ टर्नओवर 1,90,00,000 रुपए का टर्नओवर है। खुद गाड़ी, अपनी ट्रक चलाती है ये महिला, सोजराबाई सातपुते नाम। तीसरा, अकोला, हमारे महाराष्ट्र के अंदर अकोला है, वहां की एक लड़की है जिसका नाम है कल्पना सरोज। ये लड़की जब बंबई में आई थी तो उसको 2 रुपया पर डे के ऊपर काम करना पड़ता था। आज के तारीख में 2000 करोड़ की मालकिन है। क्या बात। कमानी ट्यूब्स की कंपनी के अंदर वो मैनेजिंग डायरेक्टर थी। जब कमानी ट्यूब्स बीमार हो गई तो वहां के लोगों को उसने इकट्ठा किया, उसकी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी। 4थी पास है आज मैनेजिंग। आज वो बिल्डर के व्यवसाय के अंदर आ गई। उसको मारने की सुपारी तक दी गई कि महिला होकर के हमारे साथ कैसे करती है। इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, आज 2000 करोड़ की मालकिन है।
ऐसे कई एग्जाम्पल है। हमें अपनी परिस्थितियों के बावजूद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक वाक्य ट्रक के पीछे लिखा रहता है, उस वाक्य ने दुनिया का सत्यानाश किया। समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। इसके लिए जिंदगी ट्रक ही चलाता है, दूसरे कब उसके मालिक बनते हैं उसको पता भी नहीं चलता। आपको नागपुर पेजलवार नाम का एक लड़का है, आज जो नागपुर से महिलाएं शायद वो जानती होगी, आज पेजलवार मोटर ड्राइविंग स्कूल है। ये मोटर ड्राइविंग स्कूल का ये जो मालिक है पेजलवार, सोसाइटी के हाथों में गाड़ियों को पोछा मारता था, पानी से गाड़ियां धोता था। आज के तारीख में उसकी 35-36 साल की उम्र है और उसके पास 35-36 कारें हैं। हर जन्मदिन के लिए वो एक कार खरीदता है, हर कार खरीदता है। कहने का मतलब वहीं पर एक दूसरा एक व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति है, प्यारे खान नाम का। ये लड़का रिक्शा चलाता था, रिक्शा, पढ़ा लिखा नहीं है, रिक्शा चलाता था। उसने आगे आगे धीरे धीरे करके वो आगे आया और उसने क्या किया, उसने जो है अपनी ट्रांसपोर्ट एजेंसी चालू की और आयेशा, उसकी बेटी का नाम है, आयेशा ट्रांसपोर्ट के नाम से उसकी कंपनी है। 250 ट्रेलर का मालिक है और एशिया का सबसे बड़ा ट्रेलर जिसको 260 पहिए हैं, इस पहिए का मालिक ये प्यारे खान है। कहने का मतलब सर, हम हर कोई चीज कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, जो आज के तारीख में शोलापुर के कलेक्टर हैं, डॉक्टर राजेंद्र भुराड़, नंदुरबार जिले से, जिनका पुश्तैनी व्यवसाय था शराब, देसी शराब। अब वो शराब उनके घर के ही अंदर परोसी जाती, घर के अंदर पैदा होती, घर के अंदर परोसी जाती और ग्राहक वहीं पे आते, शराब पीते। शराब के साथ उनको कुछ खाने के लिए चूड़ा वेड़ा चाहिए, खत्म हो गया था। लड़के को बोला जा चूड़ा लेके आ गांव से। इसकी माँ ने कहा वो नहीं जाएगा क्योंकि कल उसकी एग्जाम है। तो उस शराबी ने उस माँ की चिकौटी काटी और उसको कहा, ए नखरा क्या करती है, तेरा बेटा क्या पढ़ लिख के डॉक्टर और कलेक्टर बनेगा? इस लेडी ने कहा, जी हाँ, मेरा लड़का डॉक्टर और कलेक्टर ही बनेगा। इस लड़के की उम्र थी 14 साल, एसएससी की एग्जाम दे रहा था, पूरे महाराष्ट्र में पहला आया, 12th में पहला आया, मेरिट के ऊपर। उसने कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया। बंबई का सबसे श्रेष्ठतम कॉलेज जीएस मेडिकल कॉलेज, जिसे केएम अस्पताल कहते हैं, वहां पर उसको मेडिकल में एडमिशन मिला और जब मेडिकल पास की तो सारे विषयों के गोल्ड मेडल उसने प्राप्त किए। चाहता तो किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट करता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी मां ने कहा था मैं डॉक्टर और कलेक्टर, इट वॉज नॉट और, इट वॉज और। उसने आईएएस की परीक्षा दी, पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं किया, आईपीएस पास हुआ, लेकिन कहा नहीं, आईपीएस से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकता था आराम से, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे आईएएस बनना है। दूसरी बारी को परीक्षा दी, आईएएस पास हो गया। आज के तारीख में शोलापुर का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र भुराड़, एक आदिवासी लड़का। संभव है? असंभव शब्द को डिक्शनरी से हटा दीजिए, असंभव में से अ को मिटा देंगे, बचता है संभव। उर्दू में कहा जाता है नामुमकिन, नामुमकिन में से ना को हटा दीजिए, मुमकिन। अंग्रेजी में कहा जाता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में से इम को हटा दीजिए, पॉसिबल। और हमारे मराठी में कहते हैं अशक्य, अशक्य में से अ को हटा दीजिए, शक्य। सब कुछ संभव है। अपनी कभी भी अपनी रेशाओं के ऊपर भरोसा करने का नहीं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, बोले काबरा जी मेरी धनरेशाई ऐसी जाती है ना, ऐसी जाती थी तो बिरला कंपनी की मालकिन में होती थी, अब उसे कोई फायदा नहीं। हमारे मराठी में कहावत है, उसका मैं हिंदी संस्करण बताऊं, अगर हमारी आंटी की मूछें होती तो मैं उसको अंकल बोलता, अब आंटी की मूछ आएगी नहीं तो उसको अंकल बोलेगा। इसके ऊपर भरोसा करो। हमारे अंदर इतनी ताकत होती है, जहां हम लात मारेंगे वहां से पानी निकालने की ताकत हमारे अंदर होती है। तो हमेशा इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी एग्जाम्पल मैं लेडी का देना चाहूंगा, क्योंकि महिलाएं हैं तो यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा, सबने नाम सुना है। भोपाल से दिल्ली जा रही थी, इंटरव्यू हो रहा था उसका, ट्रेन में सफर कर रही थी, 4-5 गुंडे आ गए। इसके गले में सोने की चेन थी, उस सोने की चेन को खींचने का प्रयास किया। इस लड़की ने प्रतिकार किया, उनके साथ हाथापाई की, और उस हाथापाई के बाद उन लड़कों ने उसको उठा करके फेंक दिया। दूसरे बाजू में जो पटरियां होती उस पटरी के ऊपर गिरी और इस लड़की के पैरों से 31 ट्रेनें गुजर गई, दोनों पैर कट गए। 31। रात को 12 बजे हादसा हुआ, 4 बजे तक वो लड़की वहां पे पड़ी कराह रही थी, संवेदना मारी गई। अब पटरियों के नीचे चूहे होते हैं, चूहे उसको कुरेदने लगे।
सवेरे 4 बजे जब वो गैंगमैन जो पटरी को चेक करने के लिए जाता है, उसने देखा लड़की की आवाज आ रही है, वहां के लोकल स्टेशन में ले गया, वहां के अस्पताल में ले गया। एनेस्थेट, जो सर्जरी करने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसको एनेस्थेट का इंजेक्शन देते हैं ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। एनेस्थेट नहीं था। इस लड़की ने कहा, जब मैंने 31 ट्रेन मेरे ऊपर से गुजरते हुए देखा है, अब बगैर एनेस्थेसी की मेरी सर्जरी कर दो। दोनों टांगे काट दी गई। अब इस लड़की ने सोचा, अगर भगवान ने मुझे इसकी चीजों के बावजूद अगर मुझे जिंदा रखा है, तो भगवान निश्चित रूप से मेरे से कुछ अजीबोगरीब कार्य करना चाहता है। और उस लड़की ने उसी दिन प्रतिज्ञा की, अब मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के जाना है। लोगों ने उसे बेवकूफ कहा, बेवकूफ कहा। बोले तेरे दोनों टांगे नहीं, कहां से जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग देहरादून के अंदर एक संस्था है, वहां पर गई, वहां पर एडमिशन लिया। लोगों ने काफी मजाक किया। एक शेरपा था, नेपाली उनको शेरपा बोलते हैं, उसने कहा कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। और ये लड़की अरुणिमा सिन्हा, जिसे पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजा गया है, ये अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर जा चुकी। संभव है। विल्मा रुडेल्फ नाम की एक लड़की थी, अपाहिज थी, पोलियो। हमारे रोटरी ने हमारे सबसे बड़ा जो अगर काम किया है, विश्व को सबसे बड़ी देन है हमारे रोटरी की, तो हमने पोलियो मुक्त किया है भारत। तो ये पोलियो ग्रस्त थी, बेचारी बैठ नहीं पाती थी, लेकिन उसने कहा कि माँ मुझे दौड़ना है। धीरे धीरे बैठना सीखी, बैठने के बाद खड़ा रहना सीखी, बैसाखियों के सहारे खड़े रहती। अब कही कि मुझे बगैर बैसाखियों के खड़े रहूंगी, बगैर बैसाखियों के खड़े रह गई। अब कही मुझे चलना है, चलने लगी। अब कहा मुझे दौड़ना है, दौड़ने लगी। और उसने बाद में कहा मुझे ओलंपिक में दौड़ना है। 1960 का लंदन ओलंपिक्स याद कीजिए, विल्मा रुडेल्फ नाम की लड़की 3 गोल्ड मेडल उसने जीते, 3 गोल्ड मेडल। संभव है। अपाहिजों का ओलंपिक होता है, उसके अंदर हमारे यहाँ की साक्षी नाम, उसका सरनेम मैं भूल गया, इसकी जो सर्जरी हुई है, वो गोला फेंक जो कहते हैं ना, गोला फेंकते हैं, डिस्क थ्रो और डिस्कस थ्रो, उसके अंदर इसको सिल्वर मेडल मिला। इसके शरीर की 31 सर्जरी हो चुकी है और 184 टाके इसके शरीर के ऊपर है। इसके बावजूद इसने ये मुकाम हासिल किया। भाई साहब, ये संभव है। बहनों, ये संभव है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखना होगा। आत्मविश्वास, उसे कभी कमजोर नहीं होने देना। हमें संभव है। लेकिन जब हम परिवार में रहते हैं, तो हमें परिवार के दूसरे सदस्यों का भी भावना की उतनी ही कदर करनी है जितनी हमारी भावनाओं की कदर करनी है। हमें क्या रहता है, हम हमारी भावनाओं के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन दूसरों की भावना का क्या। यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर यू आर अंडरस्टूड। दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए। और एक चीज मैं बताता हूं, जीवन का कोई भी निर्णय हो, कोई भी निर्णय हो, महत्वपूर्ण निर्णय हो, जब हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब हमें वो निर्णय नहीं लेना है। एग्जाम्पल, मैं 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आपको अपने आप को पता चलता है कि अभी हमारा दिमाग ठीक नहीं है। उसमें हम भारतीय पुरुष बड़े होशियार होते हैं। जब भी हम घर में जाते हैं और मान लेते हैं कि हमारी धर्मपत्नी ने पानी का ग्लास लाके पटक दिया, एक लफ्ज बोले बगैर, तब इमीडिएट हमारी घंटी बजती कि आज मामला कुछ गड़बड़ है। उस दिन सबसे बढ़िया उपाय कौन सा है? मुंह पे ऊपर उंगली रखो। हमारे मराठी में कहते तोंडावर बोट आणि हाताची घडी, कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर हमने कुछ कह दिया धर्मपत्नी को, ये तरीका है, तेरी माँ ने तुझे ऐसा ही सिखाया। आप सभी महिला वर्ग की माफी मांग करके मैं कहना चाहूंगा, आपको चाहे जितना बोलिए चलता है, मायके का नाम निकालने का नहीं। आर्टिकल 302 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सजाए मौत। मैं तो हमेशा पुरुष वर्गों को कहता हूं, अगर आपको घर के अंदर शांति बनाए रखना है तो एक चीज का ध्यान रहे, उनके मायके का कुत्ता भी रहेगा तो उसे मोती साहब कहना सीखो। जब आप उसे मोती साहब कहेंगे तो घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं। आपको को भी पता चलता है। मान लीजिए जब क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूं, महिलाओं के मैं कई कार्यक्रम लेता हूं, उनको कहता हूं, विवाहित महिलाएं होती है, हमारी बहनें होती है, बेटियां होती है, उनको कहता हूं, जैसे ही पति घर में आए, कृपा करके अपनी टेप रिकॉर्ड बजाना शुरू मत कीजिए। होता क्या है, मारो तो कोई सुने को नहीं, मारो तो जिंदगी बर्बाद होगी, मारा सासू मने यान बोली, मारी बा जिठानी यान बोली, ठाको माका पर प्रेमी को नहीं है, यहाँ को नहीं है। अब वो बोलता है अभी तो मैं अंदर भी नहीं आया और इसकी टेप रिकॉर्ड चालू हो गई। अब मैं उनको कहता हूं, केवल 5-6 मिनट का इंतजार करो, आपका मामला बिल्कुल फिट हो जाएगा। पहले उसे चाय पिलाओ, मांगता है तो बिस्कुट खिलाओ, फिर वो ईद का बकरा है, खुद ही गर्दन देता है, फिर चलाओ। मतलब आपको 5-6 मिनट अगर आपने शांति रखी तो जीवन में शांति ही शांति है।
लेकिन और संयम की जिसे बात कहते हैं, पेशेंस की बात कहते हैं, तो मुझे ये कहना है बहनों कि पेशेंस का आपसे जितना बेहतरीन उदाहरण तो कोई है ही नहीं। जब आप बच्चा पैदा करती है तो 9 महीने और 9 इंतजार करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? जब ये इतना पेशेंस आप रखती है तो घर के अंदर इतना पेशेंस क्यों नहीं? थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सामने वाला बोलता है, उसे बोलने दीजिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं सर, माताएं बहनों, कि सामने वाला आदमी अगर गुस्से में है तो उसकी परिस्थिति कैसे होती है? जब अगर कोई पानी का ग्लास लो और उसको उल्टा लगा दो और उसके ऊपर 50 बोतल पानी मारो, उसके अंदर एक बूंद भी नहीं जाएगी। स्ट्रेस मेक्स पर्सन स्टूपिड। इंसान को तनाव से उसकी परिस्थिति एक मूर्ख व्यक्ति के कारण होती है। दूसरा उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा होगा। उसके अंदर क्या करता है अमिताभ बच्चन? पहले प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आता है। कुछ लोग बड़े उतावले होते हैं, प्रश्न आने के पहले जवाब, और अमिताभ बच्चन बोलता है ओ नो, गलत जवाब। चलिए, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले प्रश्न को आने दीजिए, उसके बाद 4 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर आते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उसके बाद आपके पास 4 लाइफलाइन है, फोन अ फ्रेंड, ऑडियंस पोल, 50-50, डबल डिप। इनका प्रयोग आप करते जाएंगे तो आप एक एक सीढ़ी, सफलता की सीढ़ी पार करते हैं और 7 करोड़ का बम्पर ड्रॉ भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपने पेशेंस का परिचय नहीं दिया तो जो भी कुछ रकम आपने 2-2.5 लाख रुपए कमाती थी, अगर जवाब गलत हो गया तो वो भी चेक आपको अमिताभ बच्चन को वापस देना पड़ता है। कहने का मतलब है पेशेंस रखिए, परसिवरेंस रखिए, हिम्मत मत हारिए, लास्ट तक प्रयास कीजिए, प्रयास करते रहिए, प्रयास कर। ट्राई एंड डोंट क्राई इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दूसरा उदाहरण जो है कि जब इंसान का दिमाग आउट होता है, आपने सिंघम देखा होगा, उसके अंदर वो इंस्पेक्टर क्या कहता है, बाजीराव सिंघम, आता माझी सटकली। जब आपको पता है अभी सटका हुआ है तो जिंदगी का कोई निर्णय मत लीजिए। सिंपल चीज बताता हूं सर, इस्लाम का मैंने अभ्यास किया अभी, उसके कारण ये ट्रिपल तलाक वाला कानून बना। झगड़ा हुआ, मियां बीवी का झगड़ा हुआ, झगड़े के अंदर उसने तलाक 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 बोल दिया, हो गया काम खत्म। अब आपको मालूम है उनका कानून जो शरीयत कानून है, आज की तारीख में अभी उसको ऊपर स्टे लग गया है। अभी कानून हमने बदली के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जी नेतृत्व में कानून में बदलाव आ गया, बात सही है। बाद में उसको पता चलता है कि मैंने अपने गुस्से के अंदर अपनी बीवी को तलाक दे दिया। बोले, आप बोलेंगे ठीक है दोबारा शादी कर ले, उनके धर्म में ऐसा नहीं। उनके धर्म में क्या करना पड़ता है, उस लेडी की दूसरे किसी मर्द के साथ शादी होनी चाहिए, दोनों मियां बीवी जैसे रहने चाहिए, हलाल जिसको बोलते हैं। उसके बाद उसका नया मर्द उसको तलाक देता है, उसके बाद 3 महीने और 13 दिन इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद ये प्रूव करना पड़ता है कि सेकंड शादी से वो गर्भवती नहीं है। अगर वो गर्भवती नहीं है तो ही आप दोबारा उसको शादी कर सकते। किसने बोला था? द्राविड़ी प्राणायाम। वही अगर आप अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा रखते। एंगर, गेटिंग एंग्री इज वेरी इजी, but getting angry with right person at right time in right manner and for right purpose is extremely difficult. हम सबको गुस्सा आता है, लेकिन सही समय, सही व्यक्ति, सही कारण और सही तरीका, एरिस्टोटल का बहुत सुंदर वाक्य है, ये हमें अपने आप को देखना होगा। अब महात्मा गांधी को गुस्सा आया था जब उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, आप सबको मालूम है, साउथ अफ्रीका में गए। अगर वहां पर हम में से कोई होता तो क्या कहता? वहीं पे अपनी बाहें उठा देता और लगा देता, 2 जड़ देता। लेकिन ब्रिटिशों की सत्ता थी, चेन खींची जाती, पुलिस को आमंत्रित किया जाता, पुलिस किसकी बात मानती? जाहिर है महात्मा गांधी की। और हमको कहां भेज दिया जाता? जेल। महात्मा गांधी ने गुस्से का रूपांतरण एक पॉजिटिव एनर्जी में किया। उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, काबिले तारीफ जवाब है। उन्होंने कहा, ऑल राइट, टुडे यू पुश मी आउट ऑफ ट्रेन, टुमारो आई विल पुश यू पीपल आउट ऑफ माय कंट्री। आज आपने मुझे केवल ट्रेन से फेंका है, कल मैं तुम लोगों को अपने देश से फेंकूंगा। इज इट नॉट एग्जांपल ऑफ कन्वर्टिंग नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशन इनटू पॉजिटिव एनर्जी? सिंपल एग्जांपल बताता हूं, आपको मालूम है टाटा ग्रुप के उर्दू जेआरडी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप की समूह की स्थापना की, एक बार लंदन गए थे। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, आजादी नहीं मिली थी, तब के पहले की बात है। होटल में चाय पीने के लिए गए, 5 सितारा होटल था। वहां पर वेटर ने उनका ध्यान एक बोर्ड के तरफ आकृष्ट किया था और जहां पर लिखा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस हॉस्पिटल। मतलब इस होटल में कुत्तों का और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। हमारी तुलना कुत्तों के साथ की गई थी। उसी समय जेआरडी ने प्रतिज्ञा की, इस होटल को मैं खरीदूंगा। और उसके बाद टाटा समूह
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आया, ताज ग्रुप आज वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रुप माना जाता है। ये संभव है। हमें क्या करना होगा, हमें अपनी चीज का उसके ऊपर। तीसरा एग्जांपल मैं जो देना चाहूंगा वो ये है, मैं एचआर का आदमी हूं, ह्यूमन रिसोर्सेस। कई बार मैंने देखा है जब बॉस का और सबऑर्डिनेट का झगड़ा होता है, सबऑर्डिनेट क्या करता है, जाओ हमें आपसे काम नहीं करना है, फेंक देता है। आज के तारीख में त्याग पत्र देना खतरे से खाली नहीं है। आपको गुस्सा आया, त्याग पत्र लिखो, लेकिन बॉस के हाथ में दो, क्योंकि मंजूर होने का चांस ज्यादा है। और अगर आपको इतनी खुजली है तो एक जेब से निकालो, दूसरी जेब में डालो, आई हियर बाय सबमिट माय रेजिग्नेशन। कहने का मतलब है कोई जीवन का निर्णय हम जब गुस्से में होते हैं तब हमें करना नहीं है। केवल 6 मिनट चुप रही है, कितना भी। सास बहू का झगड़ा, सास भी क्या करेगी, AK-47 लेके थारी मत नहीं शिकाई इन ताबड़तोब मिर्ची लागे, मन काही बोलणं जे को बोलणं, पण माका माँ बाप को ना बराबर बुड्ढी ने पतो लागे, चाबी फिट बैठगी, बाकाई करे 1 बार लेगी, 2 बार लेगी, 25 बार लेगी, तू मन कोणाई बोल बाड़े। इका बाद भगवान श्री कृष्ण भी हेठा आ जावा ना तो वो झगड़ो खत्म हो जाएगा। मैं जो नई नई ली दुल्हन है बहना, एक ही कहूं, जब बुड्ढी बात करे तू 6 मिनट चुप रहे। बिना भी तो बुड्ढी की तो उम्र होगी है, तो बी की बैटरी कमजोरी है, एक लेकर आओगे और तू कुछ नहीं बोलेगी तो अपने आप ही बैटरी कमजोर पड़ेगी। और अगर तू बीच में बिना टोक दी तो पचे कहीं होगा, पचे बैटरी इतनी चार्ज होगा कि कुछ बाद दोबारा डिस्चार्ज हो ही। कहने का मतलब है साथियों, और एक चीज, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घर के अंदर, आज की तारीख में आपने देखा है हमारे परिवार एकल परिवार हो गए। केवल हमारा समाज ऐसा है, आज भी हमारे पास कुछ मात्रा में क्यों ना हमारे पास आज संयुक्त परिवार है। मेरे घर के अंदर 4 पीढ़ियां इकट्ठा रहती है। मेरे पिताजी है, मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरा भाई का परिवार है, उसका बेटा और उसका बेटा, हम 4 लोग रहते हैं। हमेशा पॉजिटिविटी का प्रयोग कीजिए। मुझे जैसे मैंने बताया, मुझे 2 बेटियां, बेटा नहीं है। मेरी बीबी की इच्छा थी एक पोट्टा चाहिए, मैं बोला काय कुछ चाहिए, बोले वो दुनिया अपनी क्या होता है, अपनी लाठी होता है बुढ़ापे की। मैं बोला गलत फहमी में नहीं रहना, आजकल सर पे पड़ती है। मैंने ऑब्जेक्शन ओवर रूल। उसने कहा वो तो ठीक है लेकिन अपना नाम कैसे चलेगा। मैंने कहा मेरा नाम इतना बड़ा है। बोले नहीं, लेकिन अपन मरेंगे तो अपने को पहुंचाएगा कौन, क्योंकि उस जमाने में मेरी छोटी बेटी 30 साल की है। अब उस जमाने के अंदर तो अंतिम संस्कार करने का अधिकार पुत्रों को था, आजकल पुत्रियां कर रही है। गोपीनाथ मुंडे जो हमारे केंद्र में मंत्री थी, उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी पंकजा पालवे मुंडे ने किया था। आजकल हो रहा है, लेकिन मैं बोला यार ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मेरा छोटा भाई है, उसको 2 बेटे हैं, उसको बेटी नहीं है। अब उसकी बीवी की इच्छा थी कि अगर उसकी बेटी पैदा होती तो कल के बड़ी होती, विवाह होता, विवाह के अंदर एक संस्कार किया जाता है जिसे कहा जाता है कि हमें क्या, कन्यादान। अब वो कन्यादान करेंगे तो स्वर्ग में टिकट मिलता है। और पहुंचाने के लिए हंडी का बंदोबस्त चाहिए, हमें चाहिए था मटके का बंदोबस्त और उसको चाहिए स्वर्ग में टिकट। मैंने कहा विन विन अप्रोच का मैं दुनिया में प्रचार करता हूं, क्यों ना मैं अपने घर के अंदर प्रयोग कर लूं। मैंने उसका छोटा वाला लड़का गोद ले लिया, उसने मेरी छोटी वाली लड़की को गोद ले लिया, उसके पास एक लड़का एक लड़की, उसका कन्यादान होकर स्वर्ग का टिकट बुक हो गया, मेरा अपना मटके का बंदोबस्त हो गया। और इसके 4 अतिरिक्त फायदे हुए। फायदा क्रमांक 1, मेरी बीबी और उसकी बीबी झगड़ ही नहीं सकती। नंबर 2, हम दोनों भाइयों का प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। नंबर 3, हमारे बच्चों का स्नेह बढ़ेगा। और नंबर 4, परिवार नियोजन वालों का फायदा हुआ, नहीं तो पता नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब तक चलता। साथियों, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कुछ दिन पहले आपने टीम बिल्डिंग के ऊपर एक वर्कशॉप, टीम बिल्डिंग का मैं दूसरा कोई उदाहरण नहीं दूंगा आपको। परिवार के अंदर भी आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, समाज के अंदर कर सकते हैं। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे बंबई में है। हम लोग एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है गोविंदा, मटकी तोड़। मैनेजमेंट के A to Z प्रिंसिपल इस खेल में है। प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, सब कुछ है। प्लानिंग तो करना ही पड़ता है। एक टोली के अंदर 500 लड़के होते हैं, लड़कियां। आजकल तो लड़कियों का भी गोविंदा होता है। मोटे जो मजबूत रहेंगे उनको नीचे रखा जाता है, जो सबसे छोटा रहेगा, कमजोर रहेगा, उसको ऊपर रखा जाता है, क्योंकि सबका गोल एक है, मटकी को तोड़ना है। अब मटकी के अंदर के दही के लिए थोड़ी हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं क्योंकि उसको एक हार होता है। हार कौन सा? नोटों का हार, उसको हम BMW हार बोलते हैं। बहन मायावती 2000 वाली नोट, क्योंकि मायावती 2000 के नीचे के नोटों का हार पहनती है। अब आप मुझे बताइए, आपका टीम वर्क सफल ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से पानी मारते हैं, उसमें थोड़ा खोपरे का तेल डालेंगे, मूंगफली का तेल डालेंगे, नहीं मिला तो साबुन का पानी डालेंगे, ताकि ये कांधा क्या हो, फिसलन हो जाए। और ऊपर वाला अगर गिर जाए, 35-40 फुट से अगर गिर गया तो उसकी तो टांग टूट गई।
लेकिन हमारा इमरजेंसी प्लान रेडी रहता है। हमें से कुछ लोग उसको पकड़ लेंगे और उसको बचा लेंगे। 20 बार गिरे, 21 बार गिरे, 27 बार गिरे, छोड़ देने का। 28वीं बार जब उसके हाथ में वो हार आता है नोटों का, और हार के साथ अगर वो भाग गया तो हम क्या करेंगे? इतनी देर तो उसका टांग बचाने के लिए मेहनत की थी, अब टांग तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। सक्सेस हैज मेनी पैरेंट, फेल्योर इज एन ऑर्फन। सफलता का बाप बनने के लिए सब तैयार होते हैं, असफलता का पितृत्व कोई नहीं लेता। मेरा ये कहना है कि आप असफलता का पितृत्व लीजिए। आप सारे शीर्षस्थ नेता हैं, आप अध्यक्षा हैं, आप महामंत्राणी हैं, आप कई प्रोजेक्ट की हेड हैं। एक ही काम कीजिए, क्रेडिट आप आपके मेंबर्स को दीजिए, डेबिट अपने खाते में लीजिए, फिर देख लेना आपके टीम मेंबर आपके लिए जान देते हैं कि नहीं देते। क्रेडिट दूसरों को, डेबिट अपने खाते में लीजिए, फिर देखना फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो वो हो गई हमारी टीम। परिवार के अंदर जब ये होता है, झगड़े होते हैं, तब उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें उस समय कम्युनिकेशन करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? जस्ट आई वांट यू टू रिकलेक्ट, प्रोबेबली इट माइट हैव हैपेंड, इट माइट हैव नॉट हैपेंड, आई एम नॉट सेइंग। जब झगड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? पति बोलता है जाओ हमें आपसे बात नहीं करता है, बीवी भी क्या बोलते हैं? जाओ हमें भी आपसे बात नहीं करनी है। अब दोनों को बात करना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है? शुरुआत कौन करेगा? ईगो। अब दोनों को बात करना है, अब सारा कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट हो जाता है। बीबी खाना बनाती है, बच्चे को बोलते है जा थारा बाप ने बोल खानो तैयार है। वो आवा बोला पप्पा मम्मी बोले खानो तैयार है। वो बोले जा थारा माँ ने बोल मने भूख को नहीं। वो जा करके बोला मम्मी पप्पा बोलो बहना भूख को नहीं है। अच्छा मम्मी कहीं बोला बहना बोल गिटो तो आबार गिटो, नहीं तो बाद में मिलना को नहीं है। अब इस चक्कर के अंदर बेचारा वो उस बच्चा पर सीख जाता है। और जब जिस परिवार के अंदर मियाँ बीबी का झगड़ा होता है, उस परिवार के बच्चों का व्यक्तिमत्व तो कभी सुधर नहीं सकता, वो सबड्यूड व्यक्तिमत्व होता है। इसके लिए झगड़ा भी अगर करना है करिए, जरूर कीजिए, मैं कहता हूं कीजिए, मैं भी करता हूं, लेकिन टाइम टेबल नक्की करिए। बच्चों को बोलने का नीचे खेलने के लिए जाओ, अब हमारा विश्व महायुद्ध नंबर 3 शुरू होने वाला है। कहने का मतलब मजाक छोड़िए, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट। मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं, जिस परिवार के अंदर भजन और भोजन इकट्ठा होता है, वो परिवार और वो समाज कभी नहीं टूटता। इकट्ठा खाना चाहिए, और जब इकट्ठा खाना खाते हैं तो कृपा करके वो टीवी और ये आपका मोबाइल इसको बाजू में रखिए। अगर आपका ध्यान टीवी में है और अगर आपका ध्यान मोबाइल के ऊपर है, तो आपका कम्युनिकेशन क्या खाक होगी? और जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आंतर व्यक्ति संबंध कैसे सुधरेगा? इसके लिए कहने का मतलब है, बड़े ध्यान से। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम सुनते नहीं, हम सुनने का नाटक करते हैं। पुरुषों को मैं हमेशा कहता हूं, यही एक वजह है कि परिवार के अंदर आपका विवाद होता है। एक जाएगा, अब बीबी कुछ बोलती, बीबी का दिन कैसे गया, वो किसको? गांव वालों को बोलेगी। वो बोले देखो जी वो स्कूल में फोन आया हो, वो 8 ने बोला हाँ कहीं हुए हो, वो अपने काम में है, या तो टीवी देख रहा है, या तो टीवी के अंदर क्रिकेट का स्कोर देख रहा है, या तो शेयर मार्केट देख रहा है। और फिर बीबी को तकलीफ होगी। एक समय हम आप नक्की करो कि ये आपको करना ही है। और मैं हमेशा कहता हूं, अभी हम लोग ये जो इसकी बात कर रहे हैं आज के तारीख में कोरोना, उसमें कोरोना सेवर्स मतलब कोरोना से बचाने वाले, SAVERS, ये SAVERS इससे लड़ने में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसमें भी मिलेगा कि आपका परिवार भी ठीक से रहे। एक साइलेंस का बहुत बड़ा महत्व है। आपको पता होना चाहिए कब हमें चुप रहना है और कब हमारी जुबान खोलनी है। हमारा तकलीफ क्या होता है, हमें जब बात करना होता है हम बात नहीं करते, और जब बात नहीं करना है तब हम बात करते हैं। साइलेंस के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है साइलेंस। दूसरा, अफर्मेटिव स्टेटमेंट। कभी भी ये मत कीजिए कि मेरे ऊपर ये संभव नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी, ये तकलीफ है वो तकलीफ है। नहीं, मैं कहूंगा मैं ये करूंगा। याद कीजिए नरेंद्र मोदी जी का वो कथन, जब सरदार सरोवर बनना था नर्मदा नदी के ऊपर, तो उनका एक वाक्य था, गुजराती में वाक्य था, सरदार सरोवर थशे थशे अने थशे, होगा होगा और होके ही रहे, और हुआ। हमें क्या करना पड़ेगा? अफर्मेटिव स्टेटमेंट। यस आई विल डू इट, यस आई कैन, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकती। कभी भी अपने आप को, भारतीय लोगों का और एक तकलीफ है, हम लोगों को एक बीमारी है, जैसे कोरोना के ऊपर आज के तारीख में कोई ये नहीं है, टीका नहीं है और उसकी बीमारी का इलाज नहीं, वैसे ये बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोरोना का निकल जाएगा।
इस बीमारी का नाम है एक्सक्यूजाइटिस, माने बहानेबाजी। आपने क्यों नहीं किया? सर क्या करेगा, मेरा परिवार ऐसा है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। नॉट बिकॉज ऑफ, यू हैव टू कम अप इन स्पाइट ऑफ। एजुकेशन एक्सक्यूजाइटिस, हाइट एक्सक्यूजाइटिस, वेट एक्सक्यूजाइटिस, और नहीं कुछ हुआ तो लक एक्सक्यूजाइटिस। क्या करें सर, सबके आगे दौड़ूं, इसके आगे कहां दौड़ूं? हमें करना होगा। ये अगर हम करेंगे तो ये चीज। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं, मतलब गिनती नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन फालतू चीज का वही करना छोड़। हिंदी के अंदर बहुत सुंदर वाक्य है, चिता और चिंता इसमें मात्र बिंदु का फर्क है, और दोनों इंसान को जलाते, एक मरने के बाद और दूसरी जिंदा रहते हुए। और जब मरने के बाद जलना ही है तो जिंदा रहते हुए जलने का कोई ऐसा कारण। और चिंता किसे नहीं होती? हर किसी को चिंता होती है। स्कूल में जाने वाला बच्चा, उसे चिंता होती है, जो पढ़ाई किया एग्जाम में आएगा कि नहीं चिंता, पेपर जांचते हुए कहीं टीचर का उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा तो नहीं होगा चिंता, अगले क्लास में दाखला मिलेगा कि नहीं चिंता, एसएससी पास होगा कि नहीं चिंता, कॉलेज मिलेगा कि नहीं चिंता, नौकरी मिलेगी कि नहीं चिंता, छोकरी मिलेगी कि नहीं चिंता। और एक बार छोकरी मिलने के बाद चिंता का लाइन चालू होता है, खत्म नहीं होगी। कहने का मतलब फालतू की चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, अपनी फिजिकल फिटनेस बनाए रखिए। तो सेवर्स के अंदर मतलब अफर्मेटिव स्टेटमेंट हम देंगे, फिर हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा उस फीलिंग को। सपने जरूर देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का वाक्य था, सपने जरूर देखिए, सपने देखिए, और सपने ऐसे देखिए जिससे आपकी नींद खत्म हो जाए। विजुअलाइज करो कि हमें यह संभव है। एक्सरसाइज आप अभी आजकल महिलाएं भी करती है, एक्सरसाइज बड़ी अच्छी चीज है, चाहे घूमने के लिए हो, चाहे एक्सरसाइजेस हो, चाहे योगा हो, वो जरूर कीजिए। फिर रीडिंग, आज की तारीख में मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब तक पढ़ने की आदत नहीं डालेंगी तब तक कुछ होने वाला। पढ़िए, हमारे मराठी में बहुत सुंदर वाक्य है, वाचाल तर वाचाल, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। कई बार महिलाएं मुझे कहती है कि सर हमारा बेटा टीवी देखता है, नेट पर रहता है, मोबाइल में देखता है। मैं उसको प्रश्न पूछता हूं, जब वो स्कूल में आता है कितनी बार अपनी माँ को किताब पढ़ते हुए देखता है? हमें पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ोगे, कुछ भी पढ़िए, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, सामाजिक ग्रंथ पढ़िए, कितनी सारी किताबें मैं आपको बताऊं, इतना सारा ज्ञान और भंडार है। सर मोबाइल के ऊपर मत देखिए, मोबाइल के ऊपर का रखा हुआ आपके ध्यान में नहीं आता, लेकिन जो किताब में पढ़ेगी आपके ध्यान में रहेगा। मैं एक ह्यूमन रिसोर्स का आदमी हूं, मैनेजमेंट का एक छोटा सा भाग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें से एक है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर, इस मोटिवेशन विषय के अंदर जो किताबों की संख्या है उसकी सूची 900 पृष्ठों की है। मतलब आप चाहो तो भी इतना पढ़ नहीं सकते, तो आपको जितना संभव है उतना पढ़िए। और कुछ रीडिंग के बाद स्क्रिबलिंग की हैबिट। देखिए, मैं कुछ भी चीज है आज इसके अंदर मैंने कम से कम ऐसे 10-12 तो मेरी किताबें पूरी हो गई। अब मैं लिखने के लिए ले रहा हूं, ये जो कुछ मेरे अनुभव है उसको मैं लिखूंगा, एक किताब के रूप में मैं प्रकाशित करने का विचार कर। कहने का मतलब है आप लिखो, जब आप लिखने की प्रैक्टिस रहेगी तो आप अपने आप सेवर बन सकते हैं। अब ये जो सोच है, सकारात्मक सोच, आप कहेंगे कि काबरा जी ये तो ठीक है, आप कहते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी, लेकिन कैसे? यस, मैं आपको पहले बता दूं कि पॉजिटिव सोच रखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक व्यक्ति जा रहा था, सड़क के किनारे 3 आदमी पत्थर तोड़ रहे थे। एक को पूछा, भाई क्या कर रहा है? बोले थारी आंखें फुट गई, दिखा को नहीं, मैं बाटा तोड़ू। अब उसकी सोच देखिए। दूसरे को पूछा, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? बोले सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे अपना गुजारा करना है, अपने परिवार का गुजारा करना है, जो काम मिला मैं कर रहा हूं। और तीसरे व्यक्ति को पूछा, उसने बताया मैं देखने के लिए तो पत्थर तोड़ रहा हूं, लेकिन पत्थर से कल भगवान का। मुझे बताइए जीवन का पारिवारिक आनंद किसको ज्यादा मिलेगा? काम वही है, लेकिन काम के पास देखने का नजरिया बदले। काम के पास देखने का नजरिया बदलेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। 2 उदाहरण और देना चाहूंगा। एक व्यक्ति वो हमेशा काम को बोझ मानता है और दूसरा व्यक्ति काम में आनंद लेता है, वही काम है। एक आदमी क्या कहता है, अभी खैर आजकल तो पोस्टमैन का काम वैसे भी नहीं रहा, बहुत कम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पोस्टमैन को देखेंगे ओल्ड जमाने में, एक व्यक्ति कहता है इतने लोग चिट्ठियां लिखे, हमारा काम बड़ा मूर्ख नालायक कटाला। और दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, मेरे कारण कई घरों में खुशियां आती है। मैं एक बहन ने अपने भाई को भेजी हुई राखी उसके भाई के पास पहुंचाता।
एक बेटे ने अपनी माँ को जो मनी ऑर्डर दी है, वो मनी ऑर्डर उस बुढ़िया के हाथ में रखता हूं और उस बुढ़िया के झुर्री भरे चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान आती है। एक महिला जिसका पति कारगिल में हमारी सीमा की रक्षा कर रहा है, इसका संदेशा उसको पहुंचाता हूं और उसका संदेशा इसको पहुंचाता हूं। अगर आपने बॉर्डर सिनेमा देखा होगा, सदेश से आते हैं सदेश से जाते हैं, कहने का मतलब इन सभी चेहरों के ऊपर जो मुस्कान होती है उसके अंदर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको लिख के देता हूँ, वो 9 घंटे काम करने के बाद भी चेहरा फ्रेश रहेगा और ये व्यक्ति काम शुरू करने के पहले। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, हमारे हिंदू भगवान देवी देवताएं सारे कहां पर हैं? पहाड़ों के ऊपर है, काफी सारे आप देख लीजिए। आप वहां पर क्यों बसे? क्योंकि वो चाहते हैं आप कष्ट लीजिए। अभी मान लेते 2 जेंटलमैन हैं, दोनों की उम्र 65 साल है, एक का दोनों को एक हार्ट अटैक का झटका आ चुका है। एक व्यक्ति कहता है कि चलिए, जो निगेटिव सोच वाला, मैं उसको कहता हूँ चलिए भाई साहब चलते हैं। अरे बोले कहीं बात करो थे, खाना मालूम को नहीं, मारो उम्र 65 साल हो गई है, मेरे एक हार्ट अटैक आयो, तो जबरदस्ती करोगा तो 25वीं सीढ़ी में मैंने पसीना होगो, 50वीं सीढ़ी में मारे दुनिया गोले को साक्षात्कार होगो और 75वीं सीढ़ी में मुझे बैठना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे हुआ। 25वीं सीढ़ी में पसीना, 50वीं सीढ़ी में चक्कर और 75वीं सीढ़ी में नीचे बैठ गया। और जब दूसरे व्यक्ति को मैंने कहा भाई साहब आपका भी उम्र 65 साल है, आपको भी एक झटका आ चुका है, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से प्रणाम करेंगे। बोले नहीं काबरा जी हम जाएंगे। बोले कैसे जाएंगे? बोले काबरा जी आपने बेरो को नहीं, मरबा का वस्त्र 3 झटका जरूरी, अभी एक आया 2 बाकी है। और ज्यादा से ज्यादा दोनों झटका एक का पीछे एक आ गया, तब भी क्या होगा? मने एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी क्योंकि मृत्यु मने माँ का दरबार में, ये इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। सर हम जाके वापिस आ गए, इसको पसीने की बूंद नहीं, और वो व्यक्ति जो है 75वीं सीढ़ी में बैठ के हाँफ रहा था। कहने का मतलब है हमारे मन का कंट्रोल हमारे बॉडी पर होता है। जब हम अपने आप को, मन को कंट्रोल करना सीखेंगे तो हम बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, समाज को कंट्रोल कर सकते हैं, परिवार को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला कंट्रोल हमें मन पर करना। ये चीज मैंने सीखी। हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो स्टेट ट्रांसपोर्ट चलता है, ड्राइवर के सामने एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा होता है, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। अगर आप मन के ऊपर ब्रेक लगाओगे तो आपका वो बढ़िया ब्रेक है, आपको ये ब्रेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब है, अब जो सवाल मैंने आपको पूछा था, और करीब 10-15 मिनट लूंगा, फिर बाद में हम प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम लेंगे। कैसे करें? हमेशा सोचिए जो हुआ उससे भी बुरा हो सकता था। 2 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आप सबको मालूम है अजमल कसाब ने बॉम्बे के वीटी स्टेशन के ऊपर फायरिंग किया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब हम इसको देखते हैं, सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं तो बड़ा मन दुखी होता है। लेकिन इसके लगाइए, इससे भी बुरा हो सकता था। भगवान का शुक्र ये घटना रात को 9:30 बजे हुई। कल्पना कीजिए अगर ये घटना शाम को 6 बजे होती तो कई लोग तो भगदड़ में मर जाते, कई लोग रेल के पटरी के अंदर कट के मर जाते, और कई लोग, ज्यादा लोग उसकी गोलियों के शिकार बनते। अब ये ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ? 9:30 बजे हुई, और वो 1 नंबर से 8 नंबर लोकल के प्लेटफॉर्म है, और 9 से लेके 16 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के, और उस समय बहुत कम गाड़ियों का आवागमन होता है, कम लोग मर। आपको याद होगा फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट के अंदर, लोकल के अंदर बम विस्फोट हुए थे, उसमें से एक लोकल विरार लोकल थी। जिस तरीके से बम का टाइमिंग लगाया गया था, अगर वो सही समय पर होती तो भाईंदर के पहले, भाईंदर और वसई रोड के बीच में बहुत बड़ा पुल आता है जिसके ऊपर आपको 70 सेकंड लगते हैं ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। उस समय अगर बम फट जाता तो पूरी ट्रेन पानी में जाती। भगवान का शुक्र है वो ट्रेन 4 मिनट लेट थी, बच गए। वो ट्रेन लेट थी, उसके पीछे वाली सारी लोकल ट्रेनें लेट हो गई, और केवल एक ट्रेन जब स्टेशन पे खड़ी थी तब विस्फोट हुआ। बाकी की सारी ट्रेनें 2 स्टेशनों के बीच में थी। कम से कम जो प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते थे वो तो बचे। हमेशा याद कीजिए। आपको कहानी मालूम है राजा और प्रधान की, वो जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो उसको चोट लग जाती है, और प्रधान की एक ही आदत होती है, जो हुआ अच्छा हुआ। गीता का जो सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा। इसे बड़ा दुख होता है, गुस्सा आता है, उसको कहता है इसको बांध दो, आगे निकलता है, रास्ता भूल जाता है। आदिवासी लोग पकड़ते हैं क्योंकि उनको नरबली देना होता है। अब बोले अच्छा हो गया, आ गए। अब इसको नहलाते हैं, जब देखते हैं तो इसके यहाँ पर चोट आई हुई है। अरे बोले ये नारियल पहले से टूटा हुआ है, इसको छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो। तब उसको ध्यान में आता है कि अपना प्रधान जो बोला था ठीक था। वहां पर आता है, प्रधान को छुड़वाता है। बोले प्रधान जी मैंने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की, आपने कहा बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा राजा साहब आप बिल्कुल दुखी मत होइए, आपने जो मुझे पेड़ को बांधा ये भी ठीक हुआ, क्योंकि आपके साथ मैं रहता था। आपका नारियल तो फूटा हुआ था लेकिन मेरा शाबूत था ना।
आप तो बच जाते लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। कहने का मतलब है जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरी चीज जिसके अंदर महिलाओं को कुछ कहना नहीं पड़ता है, लुक स्मार्ट फॉर योरसेल्फ। इससे आपकी एटीट्यूड बनती है, चकाचक दिखने का। मैं हमेशा पुरुष वर्ग को कहता हूं, मजाक के साथ कहता हूं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। अब जब हम स्कूल और कॉलेज में थे किसी और के लिए अच्छा दिखते थे, अब क्या हो गया? हमारा ठाणे डिस्ट्रिक्ट आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी महिला 80-85 की पूरे दांत गुल हो गए, 4 बाल बच्चे, उसका वो बुचड़ा बनाती है और उसके अंदर एक जंगली फूल लगाती है, उसको देखने वाला कौन है? वो अपने आप के लिए अच्छा दिखती है। सिंपल चीज बताता हूँ सर, ब्रिटिशों ने भारत छोड़ दिया लेकिन जाने से पहले हम लोगों के लिए छोटा सा वस्त्र प्रदान कर, हम टाई बांधते हैं। जिस दिन आप टाई बांधते हैं तो आप देख लेना, इवन महिलाओं के लिए जिसे कहता है पावर ड्रेसिंग, आप हमेशा चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, टकाटक दिखिए। तीसरी चीज, आपकी जो आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपका दफ्तर है, हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। फिर ये चीज आप लोगों से सीख सकते हैं हम लोग। महिलाएं बराबर रखती है, हर चीज बराबर रही, कोई लेबलिंग नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन उनको बराबर मालूम। ये चीज हम सीख सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इधर उधर फेंक देंगे, सवेरे नहीं मिला फिर झगड़ा चालू हो जाए, तो ये नहीं करेंगे। हमेशा प्रकृति के साथ समय बिताइए, स्पेंड टाइम विथ नेचर। जब भी हम घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ तो पहाड़ों में जाते हैं, यहाँ पर दरिया किनारे जाते हैं, पहाड़ों पे कलर होता है ग्रीन और दरिया किनारे कलर होता है ब्लू। ये 2 कलर इंसान के दिमाग को ठंडक पहुंचाते हैं। सिंपल एग्जांपल बताता हूं, अस्पताल लीजिए, कौन से धर्म का डॉक्टर है इसको कोई देखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे पर्दे आपको ग्रीन कलर के मिलेंगे। ऑपरेशन के पहले वो गाउन पहनता है, वो गाउन आपको ग्रीन कलर का मिलेगा। यहाँ पे टोपी पहनता है, ग्रीन कलर का मिलेगा। मास्क पहनेगा, वो भी ग्रीन कलर का होता है। आपने डॉक्टर को, सर्जन को कभी रेड कलर के कपड़े पहने हुए देखा? डॉक्टर लाल कपड़े, लाल, पेशेंट का खून लाल, पेशेंट लाली लाल, राम नाम सत्य है। कहने का मतलब है हमेशा वो लाल कलर जो होता है वो तो गुस्से का प्रतीक होता है। जब बैलों को दौड़ाते हैं ना तो उसको लाल कपड़ा दिखाते हैं करके, तो उसको हमेशा। जब भी आपको तकलीफ होती है तब आप क्या करो, तब अपने बीते हुए अच्छे पलों को याद करो। आज का जो पल वो इतना अच्छा नहीं है, उसको सहने की आपको ताकत आती है। इसमें महिलाएं बहुत होशियार होती है। क्या करती है, जब पति के साथ झगड़ा होता है, शादी का एल्बम निकालती है, अपने पति के फोटो के पास देखती, कहती क्या थे, क्या से क्या हो गए, शादी के पहले मुझे क्या क्या सपने दिखाए थे और क्या ला के पटक दिया। उन हसीन पलों को याद कीजिए, आज का आपका दुख अपने आप कम होगा। जिंदगी का गोल निर्धारित कीजिए। गोल का मतलब है कुछ तो मकसद होगा, नहीं तो उर्दू के अंदर एक बहुत सुंदर शेर है, क्या कहें अहबाब हम क्या कारे नुमा कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। क्या हमारा इतना ही काम? क्या हमारी महिलाओं का क्षेत्र केवल चूल और मूल, जिसको हम मराठी में कहते हैं चूल्हा और बच्चों के बाद ही केंद्रित है? नहीं, आपका अपना व्यक्तिमत्व है, अपने व्यक्तिमत्व को निखारिए, आपके हाथ में है। बिकॉज यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप ही आपके जीवन के शिल्पकार हो, आप ही कर सकते हो, आपको ही ये करना होगा। इस चीज का अपने ध्यान में रखिए। अब ये जो है, इसके लिए आपको और क्या करना होगा कि जैसे अभी सामाजिक क्षेत्र में मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे पिछले 4-5-6 सालों के अंदर हमारा संगठन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। चाहे हमारी प्रधान संगठन हो, चाहे हमारा महिला संगठन हो, चाहे हमारा युवाओं का संगठन कालिया जी के मार्गदर्शन में हो, हर जगह जाने का मौका मुझे मिलता है और मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि बहुत सुंदर कार्य चालू है। आज पहली बार हम लोगों ने ये सोचा कि चलो ठीक है, पहले हमारा क्या था, खास करके महिलाओं समिति का कार्य कहाँ तक सीमित होता था, इको शिंजारो हो, इको कई कार्यक्रम हुए हो, इको कई हुए हो, बाद में ज्यादा से ज्यादा रेसिपी कंपटीशन वगैरह वगैरह वगैरह, खत्म। नहीं, चिंतन होना चाहिए। हमारा इतिहास बड़ा उज्जवल था, उज्जवल है, लेकिन हमारा अगर भविष्य हमको उज्जवल करना है तो हमें आज से सोचना पड़ेगा। आज भी मैं कहता हूं हमारे समाज की काफी अच्छाइयां हैं, लेकिन ये मत समझिए कि हमारे पास केवल अच्छाइयां, हमारे पास कुछ बुराइयां भी है। बड़ा अच्छा लगा आज मैंने देखा ये लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जितनी शादियां हुई, 5 और 5 10-10 मेंबर लेकर के शादियां संपन्न हो गई, फालतू का खर्चा बच गया। बहुत अच्छी चीज है। अब इसको एक बिल्कुल रूप दे दीजिए। बस हमें शादी ब्याह के अंदर एकदम साधारण सा करना है। वो जो पैसा बचेगा शायद आपकी बेटी के काम में आएगा, कोई किसी बेटी के बाप को कर्ज
के अंदर बोझ तले नहीं दबना होगा। अच्छी चीज सीखिए। तो हमें क्या करना होगा, वहां से आगे आना होगा। अपने कला गुण, हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण रखता है। हम बच्चों को भी हमेशा कहते हैं यू आर यूजलेस। मैं आपको बहनों आपको बताना चाहूंगा, देयर इज नथिंग यूजलेस इन द वर्ल्ड। जो घड़ी बंद हो जाती है उसका भी मूल्य है, क्योंकि 24 घंटे में कम से कम 2 बार सही समय दिखाती है बंद घड़ी। जब बंद घड़ी का मूल्य है तो क्या आपका और हमारा मूल्य नहीं है? अपने आप को कमजोर मत समझिए। यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन, यू आर एन इंपॉर्टेंट पर्सन। जहां पर भी जाएंगे हम हमारे पदचिन्ह छोड़ने चाहिए। भगवान परशुराम की ताकत है हमारे अंदर। कहा जाता है भगवान परशुराम की मां को जब प्यास लगी थी तो परशुराम को कहा गया तो उन्होंने लात मारी और वहां से पानी निकाला। सही है। हम भगवान महेश के सुपुत्र हैं, सुपुत्रियां हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले अमृत नहीं आया, पहले विष आया। महाभयंकर विष हलाहल, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। भगवान महेश जी ने उसको ग्रहण किया, उन्होंने भी उसको कंठ के अंदर समेट लिया, जिसके प्रभाव के कारण उनका कंठ नीला हुआ। और भगवान महेश को जो कई नाम है उसमें से एक नाम है नीलकंठ। कहने का मतलब है हमें अपमान रूपी जहर अपने आप को अंदर समाना होगा और क्रेडिट दूसरों को देना। बाद में फिर समुद्र मंथन कंटिन्यू हुआ, उसके अंदर कई चीजें आई, कपिला गाय आई, कल्पवृक्ष आया और ऐरावत हाथी आया और क्या 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 आया। लास्ट में क्या आया? अमृत आया। अमृत तो सबको चाहिए। खींचा तानी चोली होगी, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और फिर जब खींचा तानी के अंदर 4 बूंदे गिर गई, एक मिनट, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आ रही है? एक मिनट। नहीं आ रही है, फिर से बुलाऊं? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, तो अब आइए। एक आपको मैं बताना चाहूंगा, एक बड़ा सुंदर का वाकया यहाँ पर हमारे बंबई में हुआ। एक व्यक्ति, उसका नाम कुलकर्णी है, पहला नाम मैं भूल गया है। कुलकर्णी नाम का ये लड़का मतलब गृहस्थ, जिसकी उम्र करीब 30-35 साल रही होगी, इकलौता बेटा, उसे ब्लड कैंसर हुआ। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने जी जान से कोशिश की, सारी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट दी, लेकिन डॉक्टर ने कहा अब इसके जाने का समय आ गया है, अब आप इसे अस्पताल में मत रखिए, अब ये चंद दिनों का मेहमान है, आप उसे घर ले जाइए। कितना दुख हुआ होगा बाप, इकलौते बेटे की मैं जान नहीं बचा पाऊंगा। घर में ले गया, और कैंसर एक ऐसी चीज है जहां पर बीमार को तो तकलीफ होती है, पूरा परिवार आर्थिक रूप से ग्रस्त हो जाता है, एक पैसा नहीं बचा उसके पास। बड़ा दुखी हुआ, और लड़के ने एक इच्छा जाहिर की कि पापा मुझे एक बार हवाई जहाज में बैठना है। मान लीजिए उसकी अंतिम इच्छा थी। बाप के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने, बाप ने क्या कहा बेटे को, ठीक है मैं टिकट ले आता हूं। बाहर गया, दोस्तों से पैसे उधार लिए, टिकट लेके आया, एक अपने लिए एक बेटे के लिए, क्योंकि बेटे को अकेले तो छोड़ नहीं सकता। जैसे घर में पहुंचा, देखा बच्चा मर चुका था। कितना दुखी हुआ होगा, अपने इकलौते बेटे की अंतिम इच्छा में पूरी नहीं कर सका। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो टूट जाता, लेकिन इस लड़के ने कहा ऐसे कई दुर्भाग्यशाली माँ बाप होंगे जो अपने मरने वाले लड़के लड़कियों की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाते, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ काम करूं। सर, सामाजिक कार्य का इससे बेहतरीन उदाहरण मुझे कहीं नहीं मिला। और उसने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है मेक अ विश फाउंडेशन। अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जनरली उनको ल्यूकेमिया होता है, मतलब ब्लड कैंसर। अब ये बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, उनकी इच्छाएं भी अजीबोगरीब होती है। इनकी इच्छा पूरी करने का भरसक प्रयास ये संस्था करती है जिसका नाम है मेक अ विश फाउंडेशन। अब कुछ लड़कों ने कहा कि हमें अमिताभ बच्चन के साथ समय बिताना है,
ये कार्यकर्ता लोग वहां पर गए, उन्होंने कहा कि सर, बोले यस आई विल कैंसिल द शूटिंग। अमिताभ ने पूरा का पूरा दिन इन बच्चों के साथ बिताया। एक बच्चे ने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे बीएसटी का बस चलाना है। हमारे बम्बई के अंदर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको बीएसटी बोलते हैं, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। गए जनरल मैनेजर के पास, बोले हमको मालूम है अजीबोगरीब इसकी इच्छा है। बोले नो प्रॉब्लम सर, ड्राइवर को कहा इसको गोदी में लेके बैठो। वो बच्चा ऐसे ऐसे हिला रहा है और उसका फोटो आया था। एक लड़के ने कहा था हमें हवाई जहाज में, जेट एयरवेज ने पूरा विमान दे दिया था इनको, हवाई जहाज दे दिया। एक लड़के की बड़ी अजीबोगरीब इच्छा थी, हैदराबाद की केस है, शायद आपने पढ़ा भी होगा, आपने पेपर में फोटो भी देखा होगा। ये लड़के ने कहा मुझे कमिश्नर बनना है, पुलिस कमिश्नर। कैसे बना? ये लोग गए पुलिस कमिश्नर के पास, उन्होंने कहा कि सर ये लड़का है, पता नहीं कितने दिन का मेहमान है, लेकिन इसकी इच्छा है कि इसको पुलिस कमिश्नर। बोला नो प्रॉब्लम। पुलिस कमिश्नर ने अपने पैसे से उसके लिए ड्रेस सिलवाया, वो पुलिस वाला ड्रेस, वो स्टार वार लगा करके, और पुलिस कमिश्नर की कुर्सी के ऊपर उस लड़के को बिठाया। कुर्सी के ऊपर वो लड़का है और ये साइड में पुलिस कमिश्नर बैठा हुआ है बाजू में। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, मीडिया वालों ने उस बच्चे को पूछा आज आप पुलिस कमिश्नर है, आप क्या करना चाहेंगे? बोले जितने शैतान लोग हैं, राउडीज, रोड रोमियो, उनको मैं जेल में डालूंगा। एक बच्चे के आंख में जो चमक थी उसे भगवान भी नहीं छीन सकता था। पेपर के अंदर उसका फोटो आया था सर, और दुर्भाग्य ये उसके अगले सप्ताह में ही वो बच्चा चल बसा। लेकिन कम से कम एक समाधान तो मिला कि उनकी अंतिम इच्छा हम पूरी कर पाए। मतलब जब भी आपके ऊपर तकलीफ आती है तब आप इसको ये करो कि केवल आप नहीं है, आपके जैसे कई लोग होंगे जिनके लिए हमें कुछ काम करना है। और ये काम करते समय एक चीज, सामाजिक कार्य करते समय हमें ध्यान रखना है। अपने हिंदू धर्म के अंदर कहा जाता है अगर आपने राइट हैंड से कुछ दान किया है तो लेफ्ट हैंड को मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना नाम बड़ा होने के लिए काम करते हैं, उसके लिए मत कीजिए। आज के तारीख में मैंने देखा, मैंने लोगों को कभी कभी देखते मुझे बुरा लगता है, जो लोगों को अनाज बांट रहे हैं, जिनको खाना बांट रहे हैं, उनके साथ अपना फोटो ले रहे हैं। सर, खाना लेना, अनाज लेना उस सामने वाले की मजबूरी है, आपकी मजबूरी नहीं है देना। आपको इसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं तो फोटो की कोई जरूरी नहीं है। आपको कोई इससे आपको प्रसिद्धि नहीं प्राप्त करना है, ये अगर आप करेंगे तो क्या हमारा समाज बड़ा नहीं होगा? देखिए सर, हमारा समाज मुश्किल से 10 या 11 लाख के बीच में है। एग्जैक्ट फिगर आज के तारीख में किसी को भी मालूम नहीं। ये समाज बहुत ही सुसंस्कृत समाज, बहुत ही अच्छा समाज, केवल हमने हमारे समाज के लिए नहीं किया बल्कि जहां पर हम बस गए वहां के होके रह गए। मुझे मालूम है हमारे महाराष्ट्र के अंदर जलगांव एरिया है, वहां पर हम लोगों ने अपने नाम बदल लिए। मुंदड़ा का मुंदड़े हो गया, काबरा का काबरे हो गया, जाकोटिया का जाखेटे हो गया। ये तो सरनेम छोड़िए, इवन आपके नाम बदली हो गए। हमारे वहां के भाई जी है जलगांव के, उनका नाम है कन्हैयालाल धुंडू दहाड़। अब धुंडू ये नाम किसी भी आप पैरामीटर लगाइए, ये मारवाड़ी नाम नहीं है, ये है वहां के लोकल लेवा पार्टी लोगों का नाम है। दूसरे उनके हैं, उनका नाम है, उनके भाई का नाम है जिप्रू। अभी ये जिप्रू नाम नहीं है। मतलब हम वहां की संस्कृति के एक होके रह गए। इसके लिए हमारे समाज को कभी तकलीफ नहीं हुई, और जहां पर हमने अलग रहने की कोशिश की वहां पर हमें तकलीफ हुई। आसाम का देखिए, वहां पर हमको भाग के आना पड़ा। मतलब जहां पर हम जाएंगे हमें घुल मिलना चाहिए। हम मारवाड़ियों के बारे में तो कहा जाता है जिधर न पहुंचे बैलगाड़ी उधर पहुंच जाए मारवाड़ी। ये अच्छी चीज है, हमें लोकल के साथ मिल जाइए। उनके अंदर घुस करके, एक दूसरा समाज है पारसी, दूध के अंदर जैसी शक्कर मिल जाती है, अपना अस्तित्व तो खो देती है, लेकिन दूध को मिठास पैदा करती है, ठीक उसी प्रकार का हमारा व्यक्तिमत्व होना चाहिए। लोकल समाज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आज के तारीख में हर जगह हमको एक्सेप्ट किया जाता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हर क्षेत्र के अंदर हम हैं, हमारी लोहा है। हम मान लीजिए 10 लाख है, मात्र कितना 0.001 भी हमारी आबादी नहीं है। तीसरी चीज, हमें हमेशा कहा जाता है कि क्या हमें माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा। देखिए, हमारी महेश्वरी ये कोई धर्म नहीं है, जैन धर्म है, हम हिंदू धर्म के एक अंग है। इसके लिए शायद ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिल पाएगा। हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमें निकालनी तो शायद वो मिल सकता है, लेकिन बाकी हमें कोई आरक्षण मिलने वाला नहीं है, और ना ही हमें आरक्षण की जरूरत है। हमारे पास इतने संपन्न लोग हैं, वो चाहे तो हमारे परिवार के, हमारे समाज के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो असहाय होगा।
कई सारे हमारे क्रियाकलाप चलते हैं, बांगड़ उद्योग केंद्र है, हम लोगों को जो जरूरतमंद है उनको उनके आरोग्य के लिए लेकर चिंतित है, उनके लिए हम कुछ काम करते हैं, उनके लिए हम कुछ काम करते हैं। तो जब हम इकट्ठा एक संघ होकर के समय जब हम काम करते हैं, समाज में हम काम करते हैं, तो केवल अपने अहंकार को बाजू में रखिए। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा हर कोई सभापति, अध्यक्षा उसका एक ही होता है। जो निर्वर्तमान अध्यक्ष होता है, वो क्या कहता है, मैं इतो काम कर नहीं सकी, आ क्या कर नहीं, बल्कि आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक लेवल तक मैंने ला लिया, अब इसको आगे के लेवल तक आप लेके जाइए। तो ये द चेन हैज टू गो ऑन। इट इज लाइक अ मैराथन रेस। मैराथन जो रहता है ना, वो बैटन रेस बोलते हैं उसको, रिले रेस, 4x100 का रिले रेस। एक आदमी वो बैटन को लेके जाता है, दूसरे के हाथ में थामता है, दूसरा तीसरे के हाथ में थामता है, तीसरा चौथे के हाथ में थामता है, और जब हम संयुक्त रूप से परिवार करते हैं तो सफलता हमें मिलती है। कार्यक्रम का अंत मैंने काफी समय लिया, जो बीच में व्यवधान हुआ उसके लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूं। कार्यक्रम का एंड मैं एक बहुत सुंदर कविता से करता हूं। इस कविता के कारण मुझे जीवन जीने की कला याद, जीवन के पास देखने का मेरा दृष्टिकोण बदल गया। ये कविता का उद्धृत करके मैं आपसे आपको फिर से नम्रता जी के पास मैं ये सौंप दूंगा मंच। वो जो भी प्रश्न आएंगे उनके प्रश्नों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। कविता बड़ी सुंदर है, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविता। 3 कड़ियां हैं, बड़े गौर से एक एक शब्द को सुनिए बहनों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर गिरती 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। दूसरी कड़ी देखिए, डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर जाता है, जो गोताखोर दरिया के किनारे जाता है, अंत तक जाता है, वहां से मोती निकालता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह से हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। और अंत की कड़ी देखिए, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की, त्यागो तुम। हे मेरे दोस्त, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मैं महेश, सभी मेरे परिवार की माता बहनें भाई बुजुर्ग सबको आने वाले महेश नवमी के पर्व की शुभकामनाओं के साथ आपका ये दोस्त, आपका ये भाई, आपका ये अनुज आपसे विदा चाहता है। कुछ प्रश्न रहेंगे तो मैं जरूर चाहूंगा आपकी प्रतिक्रियाएं, प्रतिभाव मुझे जरूर बताइए। मेरा नंबर और मैं ईमेल आपको अभी बता देता हूं। मेरा नंबर है 9821342325 और मेरा ईमेल आईडी है जय प्रकाश काबरा, JAI। मैं अलग हूं ना, लोग दुनिया वाई लिखती है, मैं आई लिखता हूं। जय प्रकाश PRAKASH काबरा KABRA। मैं कई बार आप लोग मुझे कोबरा बोलते हैं, तो मैं कहा कोबरा लिखेंगे तो ईमेल बाउंस हो जाएगी, मेरी जवाबदारी नहीं है। jayprakash@yahoo.co.in। ये थी खबरें आज तक। इंतजार कीजिए अगली मुलाकात तक। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महेश। बहुत खूब भाई साहब, काबरा साहब, बहुत ही सुंदर। आपने मारवाड़ी, अंग्रेजी, हिंदी सब भाषाओं का मिश्रण करके जो अपनी ओजस्वी वाणी के अंदर हमको उदाहरण दिए हैं, एक से एक चीज एक्सीलेंट, और पूरे जीवन का आपने जो सार बताया है हमें कि हमें सामाजिक और अपने पारिवारिक जीवन में किस तरह से हमें अपना कार्य करना चाहिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें, बहुत सुंदर लगी है। इतने सुंदर सुंदर उदाहरण आपने दिए कि माउंट एवरेस्ट और जो ओलंपिक का आपने हैंडीकैप्ड बच्चियां किस तरह से अपना काम कर लेती हैं। तो वास्तव में बड़ी ही प्रेरणास्पद आपकी मोटिवेशन ये स्पीच रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानती हूँ आपका। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा लगा है हमको। धन्यवाद। और कोई
प्रश्न अगर हाँ। होंगे तो मैं हाँ, मैं कुछ का जवाब देने क्वेश्चंस का आपसे पूछना चाह रही हूँ जो कोशिश चैट बॉक्स में आए हैं। जरूर जरूर पूछिए हाँ, नम्रता जी, जरूर। एक क्वेश्चन है रेणु जी टावरी का। हाँ जी, सम टाइम वी हाँ, हैव लोडेड फ्रॉम हैवी वर्क, बहुत हम काम से लोडेड हो जाते हैं। व्हाट शुड वी डू सही बात। दैट टाइम? हमको उस समय क्या हाँ, करना चाहिए अपने आप को कंट्रोल करने के लिए? यस। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो होता है ना, ये एक मेरा और एक विषय बहुत प्रिय विषय रहता है जिसके ऊपर मैं वक्तव्य देता हूँ। वैसे मेरे 19-20 अलग अलग टॉपिक है, और एक बार अगर मैं शुरू हो जाऊं तो 39वें दिन तक मुझे कोई रेफरेंस देखना नहीं पड़ता। भगवान शिव जी के आशीर्वाद है, सरस्वती देवी सरस्वती का आशीर्वाद है, मैं सरस्वती का पूजक हूँ। तो इसमें हम हमेशा कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज अ लाइफ मैनेजमेंट। एक चीज ध्यान रखिए, सब काम आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी घर के सदस्य हैं उनको काम का बंटवारा दीजिए। आपको ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम। प्रायोरिटीज नक्की कीजिए। प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकताएं। आपका जो समय है, कई बार ऐसे हम इसको टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं हमारी भाषा में। कुछ चीजें ऐसी होती है जो महत्वपूर्ण नहीं है और जो इमीडिएट करना है वो भी नहीं है। जैसे मान लीजिए फालतू की गप्पे, इंटरनेट के ऊपर ज्यादा समय देना, व्हाट्सएप के ऊपर रहना, फेसबुक के ऊपर रहना, टीवी की फालतू सीरियल देखना, जिससे केवल परिवार टूटने का काम होता है, बाकी कुछ नहीं होता। उसके अंदर जितना समय आप काट सकते हो उतना काटिए। दूसरा काम ऐसा होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। अभी कुछ चीजें हैं जो अर्जेंट है, आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला है। तो आपको नक्की करना, अगर वहां से वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला है तो हम वो चीज को नहीं करेंगे, टाल देंगे। तीसरा काम होता है जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको। कहा जाता है आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन हम लोग वो टाइम नहीं देते ध्यान। और एक बार अगर डॉक्टर हमको चेक कर लेता है, बात कहता है कि भैया भैया अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका परमानेंट बाईपास हो जाएगा, फिर झक मार के टाइम कहां से निकालते हैं? इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समय जो देना है, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अभी किताब पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आज के आज पढ़ना जरूरी नहीं। आपको टेलीकॉन्फ्रेंस करना है, आपको जूम मीटिंग करना है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। लेकिन ये चीजों के ऊपर अगर आप समय का नियोजन करेंगे और कोई भी काम उसी समय उसको खत्म कर दीजिए। अगर आपने काम को पेंडिंग रखा तब आपको लगता है ओ माय गॉड अभी इतना सारा काम पड़ा है, मैं कैसे कर पाऊंगी, और जो आपने प्लानिंग किया था वो भी समाप्त हो जाता है। हर चीज का प्लानिंग। और मैं तो हमेशा कहता हूं सारी चीजें हमको महिलाओं से सीखनी चाहिए, पुरुष वर्ग को। हम भारतीय पुरुष नंबर 1 के बदमाश होते हैं, इंक्लूडिंग मी। हम लोग क्या करेंगे, बी को फोन करेंगे 7 बजे, शाम को 8 बजे 5 मेहमान आने वाले, खाना खाने के लिए, बढ़िया खाना बनाओ, और फोन स्विच ऑफ। उसके बाद अब बीबी का बड़बड़ भी चालू, काम भी चालू। या को हमेशा को नाटक पेली बोलबाना काई होएगो, अब मन काई हजार हाथ आवेगा, काई मन यो करो कोनी, वो करो कोनी, पेली बोलबाना काई होगो, अब काई करूं। और उसके अंदर अपना भी घुसेड़ देती है अपना प्रॉब्लम। शादी होकर के इतना साल हुआ, मैंने एक साड़ी लाई कहीं, अब वो तो साड़ी तो मैं ही लाई ना, और कौन लाई। खैर मजाक छोड़िए, लेकिन क्या करेंगे, बराबर हजार हाथ आते हैं। एक तरफ सब्जी काटेगी, एक तरफ आटा गूंथेगी, एक तरफ दाल चावल का कुकर लगाएगी, एक तरफ रूम को साफ करेगी, मकान को, क्योंकि मेहमानों के सामने तो मकान बड़ा बढ़िया और सुंदर होना चाहिए। और अगर छोटा बच्चा है तो उसकी झूले को झूला भी देगी। और 8 बजे खाना तैयार, दोस्तों को खिलाएगी, इसको डबल खिलाएगी। और जैसे ही दोस्त जाएंगे, आजा बेटा लाइन में, तो बहुत खा चुका है, अब चल, अब फिर छुरी चलाएगी। कहने का मतलब है, इज इट नॉट अ टाइम मैनेजमेंट? इज इट नॉट मल्टी स्किलिंग? इज इट नॉट अ मल्टीटास्किंग? और मैं हमेशा कहता हूं, कई चीजें मैं पुरुषों को हमेशा बताता हूं, आप लोगों को, महिलाओं को, आप मुझे बताइए, आपको कोई छुट्टी होती है? कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव, वीकली ऑफ, पेड हॉलिडे, कुछ होता है? कामकाजी महिलाएं, उनको तो डबल काम करना पड़ता है, घर पर भी करो, वहां पर भी करो, लेकिन वहां पे जुड़ जाती है, करती है। कोई छुट्टी नहीं होती। कोई प्रमोशन है, याद आता है आपको? आपके पतिदेव ने आपको प्रमोशन दिया, जूनियर वाइफ, सीनियर वाइफ, डेप्यूटी चीफ वाइफ, ऐसा कुछ है? नहीं। क्यों? भारतीय महिला एक ही वाक्य कहती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, एक ही वाक्य कहती है, आपके साथ डोली में बैठ के आई थी, अर्थी पे लेट के जाऊंगी। ये समर्पण की भावना है। ये समर्पण की भावना आपको, टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीखेंगे, उसके कई सारे गुर होते हैं। कहां पर हमारा टाइम वेस्ट होता है? सिंपल चीज, आप फोन करती है, खास करके देखा गया है, आप फोन करेंगे, कहीं चालू थारो मन था, समझा आपको नम्रता जी को, मंजू जी से कुछ पूछना है, वो फोन करेंगे, कहीं चालो
भाभी जी बोला नहीं है, मैं बटे नम्रता बटे गई, अब महाबलेश्वर गई थी। बाद में नम्रता वो भूल जावा कि मंजू जी ने फोन क्यों कर, और उसके बाद आधा घंटा आपका महाबलेश्वर के ऊपर विचारों का आदान प्रदान होता है, इतना कि फाइनली नम्रता जी भूल जाती है कि आपने मंजू जी को फोन क्यों किया, और बोलती नहीं भाभी मारो की काम हो पर मैं अब भूगी, मैंने जरा याद आओगे ना, मैं वापस था का बात करूँ। बी रूथलेस विथ टाइम बट बी कर्टियस टू पीपल। लोगों के साथ कर्टसी रखिए लेकिन समय के साथ रूथलेस रहिए। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, कहना कि मैंने फोन इसके लिए किया था, मुझे 3 चीजों की जानकारी है, ABC, मैं 10 मिनट के अंदर फोन करता हूं, तब तक आपकी जानकारी निकाल के रखना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। बी रूथलेस विद द पीपल। आपको बहुत सीखना पड़ेगा, जीवन के अंदर कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और उन नियमों का सख्ती से पालन करना। हमें कोई दूसरा और नहीं सुधार सकता, हम अपने आप को हम ही सुधार सकते हैं। मराठी के अंदर बहुत सुंदर कहावत है, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। आपको नक्की करना है, क्योंकि जीवन आपका है, आपके जीवन के मालिक आप है। तो ये जब काम का लोड आता है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टेंशन फ्री होना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आपका एक शायद लेक्चर हुआ है। तो स्ट्रेस, जब तनाव में इंसान होता है तो सब भूल जाता है। सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, आप सबने एग्जाम दिया है, प्रश्न पत्रिका के ऊपर पहला सूचना होती है, किसी भी 6 प्रश्नों का हल ढूंढिए। अगर आपको एक प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा आता है, उसने 1.5 घंटा डाल दिया, तो बाकी के 5 प्रश्नों का करेंगे क्या? तो आपको समय का नियोजन करना ही पड़ेगा, प्लानिंग करना ही पड़ेगा। प्लानिंग टू फेल एंड फेलिंग टू प्लान बोथ आर डेविल, बट इफ यू हैव टू सेलेक्ट वन, प्लीज प्लान एंड फेल बट नेवर फेल टू प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्लानिंग का अगर आपने ध्यान दिया, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दिया, प्रायोरिटीज आपने नक्की की, आपने समय के साथ रूथलेस व्यवहार किया लेकिन लोगों के साथ कर्टियस व्यवहार किया, तो आपको ये तनाव को काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। और बाबा रामदेव, कई सारी कंट्रोवर्सियां होंगी, मुझे उसमें जाना नहीं है, लेकिन एक चीज बाबा रामदेव ने बहुत अच्छी की और वो है हम सबको योगा सिखा दिया। जब हम योगा करते हैं, आपने याद है, अब जब आप ध्यान धारणा में रहते हैं, इसी ये जो जिसे हम कहते हैं अनामिका ही दबाया जाता है, इसको नहीं, मध्यमा को नहीं, तर्जनी को नहीं, इसको नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुस्से का प्रतीक है। जब हमें गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं, तना देख लूंगा, ये उंगली दिखाते हैं या ये दिखाते हैं या ये दिखाते हैं या ये दिखाते हैं। इसका मतलब हम अपने आप को गुस्से को नियंत्रण कर रहे हैं। तो ये जो गुस्से को और जो लास्ट चीज मैं बताना भूल गया था, हमेशा अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा। भगवान ने हमें बहुत सुंदर चेहरा दिया, ये चेहरा 144 डिफरेंट फीलिंग दिखाता है, 144। और जब आप हंसते हैं तो केवल 14 स्नायु का काम होता है, और जब आप गुस्सा करते हैं 72 स्नायु का प्रयोग होता है। तो हमेशा हंसिए, हास्य रस का प्रयोग कीजिए। जिंदगी के अंदर हंसने के पल है, उनको अपने हाथ से खिसकने मत जाने दीजिए। ये मेरा आपसे आग्रह है। आगे का प्रश्न। एक्चुअली अभी कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट हाँ, आपको सबने बहुत अप्रिशिएट किया है, सब जनों को बहुत अच्छा लगा है आपका मार्गदर्शन। तो उसके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास चैट बॉक्स में, आप भी देख सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए आपके लिए। बहुत ही सीधी और सरल भाषा के अंदर जो आपने उदाहरण दिए हैं, वास्तव में जीवन में उतारने जैसे हैं। और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, जो रोज हमारे घर में घटनाएं घटती है, उस पे जो आपने उदाहरण दिए हैं, इतना अच्छा लगा है सुन के, और सबको हंसी भी आई है। सारी भाषाओं का कॉमेंट बनाया है, बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो आपको पहली बार हंसो। और एक अंतिम मैं प्रार्थना करूंगा, जो भी आपके अभिप्राय है, कृपया मेरे पास, नम्रता जी आपसे निवेदन रहेगा, कृपया आपके अभिप्राय मेरे पास पहुंचाए। और अगर कभी भी आपको मेरी सेवाओं की आवश्यकता लगे, मैं अपने समाज के लिए कुछ काम में आ सका, तो मेरा अहोभाग्य समझूंगा। आप मुझे केवल सूचना दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे समाज का मेरे ऊपर पहला अधिकार है। रेल की पटरी होती है ना, जहां पर अनमैनड गेट होता है, वहां पर बहुत सुंदर वाक्य लिखा होता है, हर जगह से मैंने सीखा है। वहां पे लिखा रहता है, रेलवे पटरी से जाने का पहला अधिकार रेलवे का है। दूसरा बीच में जाएगा तो रेल उड़ा देगी उसको।
ठीक उसी प्रकार जेबी काबरा के ऊपर पहला अधिकार माहेश्वरी समाज का है, तो कभी भी आप इस्तेमाल कर सकती है। मैं निश्चित रूप से मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं समाज के काम में आ सका, गिलहरी का रोल में अगर कर सका, गिलहरी, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। धन्यवाद। बहुत मंजू जी, धन्यवाद। हाँ, आभार करें। हाँ। बिल्कुल आदरणीय काबरा भाई साहब, मोटिवेशन, सुंदर, सटीक, ओजस्वी पूर्ण, बहुत ही सुंदर, कामयाब स्पीच। जीवन की कामयाबी को आपने बहुत ही सरल उदाहरणों से परिभाषित किया। टाइम मैनेजमेंट, मतभेद हो, मन भेद नहीं, नकारात्मकता में सकारात्मकता देखिए, खुशियां हर एक के साथ बांटें, परंतु दुख केवल अपनों के साथ। लुक बियॉन्ड, थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ, अपने को हम कभी कमजोर ना समझें। आई एम पॉसिबल, यानी सब कुछ संभव है, जहां चाहा वहां रहा। आत्मविश्वास आवश्यक है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। दूध में शक्कर की भांति घुल जाएं, अपनी वरीयता को प्राथमिकता दें और सदा मुस्कुराते रहें। इतने सुंदर सुंदर शब्दों के साथ आपने हमें जो कामयाबी के गुण बताए, भाई साहब, जीतने का ये बहुत सुंदर राज है जो आपके नाम को भी सार्थक कर रहा है। आपका हृदय से साधुवाद। आपने अपने बहुमूल्य समय में समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से, अपने सुंदर मार्गदर्शन से हमारे अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की इस जूम बैठक को सफल बनाया। संगठन की ओर से मैं आपका हृदय से साधुवाद व्यक्त करती हूँ। विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी, हमारी सभी अति विशिष्ट बहनें, समस्त पदाधिकारीगण और सभी सुधीजन जो इस सुंदर सी मोटिवेशनल स्पीच बैठक का बहुत अच्छा मनोरम सुन रहे थे घरों में बैठे हुए, और लॉकडाउन के इस पीरियड में एक बहुत सुंदर उद्बोधन आपके द्वारा जो दिया गया, लोग सुन रहे हैं। आप सभी का हृदय से साधुवाद और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी नम्रता जी का और उर्मिला जी का, जिनके संयोजन बिना, जिनके प्रयासों के बिना शायद हम इस तरह का जो योगदान आपने दिया है, हम इस तरह की सफल बैठकों का आयोजन नहीं कर सकते थे। आप सभी का हृदय से साधुवाद। बस यही कहूंगी कि लॉकडाउन में हम सभी अकेले थे, लॉकडाउन में हम सभी अकेले थे। चले इस जूम मीटिंग के सफर में, चले इस जूम मीटिंग के सफर में, दिल बन गए गुलशन हमारे, दिल बन गए गुलशन हमारे, और हम गुल मनोरम खिलते गए। चमकता रहे सूरज गगन में, कामयाब हम होंगे जरूर। चमकता रहे सूरज गगन में, कामयाब हम होंगे जरूर। नित नई महफिलें सजती रहे, नित नई महफिलें सजती रहे। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन पर भगवान उमा महेश की कृपा यूं ही बरसती रहे, भगवान उमा महेश की कृपा यूं ही बरसती रहे। निशब्द हूँ मैं, महामंत्री के रूप में बस यही कहूंगी कि निशब्द हूँ मैं, क्या कहूँ, निशब्द हूँ मैं क्या कहूँ, आप सबका हृदय से आभार है। निशब्द हूँ मैं क्या कहूँ, आप सबका हृदय से आभार है। आप सबका स्नेह ही तो हमारी प्रेरणा मोटिवेशनल जूम मीटिंग का वास्तव में आधार है, वास्तव में आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बधाई आप सभी बहनों को। हमारे बीच में आज विशेष रूप से जो उपस्थित हैं भाई श्री काबरा साहब, उनको बहुत बहुत नमन, वंदन और बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आप सभी का। सभी बहनों ने मुझे स्नेह दिया, सभी माताओं बहनों को प्रणाम, और मेरी पुत्रियां बहुएं जो है सारी, उन सबको मेरे आशीर्वाद। थैंक यू। जय हिंद, जय महेश। थैंक यू अंकल। राष्ट्रगान से समापन करें नम्रता। राष्ट्रगान 2 मिनट मेरे को थोड़ा सा कल के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स अपने करने हैं, परसों के लिए। एक तो आज की मीटिंग में भी हमारे साथ ज्वाइन हुए थे तब 600 से भी ऊपर पहुंच गया था फिगर, और अभी अगेन 429 है। तो मेरा अगेन सभी से निवेदन है कि यदि आप लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं 25 तारीख के दिन, तो शुरू से आखिरी तक बने रहें, नहीं तो दूसरी बहनों को मौका दें, क्योंकि उस दिन का हमारा जो क्राइटेरिया है वो सभी को बता दिया गया है। तो उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हालांकि मैं बात उनसे कर रही हूँ जो अभी तक हैं, जो छोड़ के जा चुके हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाएं प्लीज आप लोग,
क्योंकि प्रॉब्लम उन लोगों की है जो लोग जा चुके हैं। अभी हम लोग इतना प्लानिंग यदि कर रहे हैं तो उसको सक्सेसफुल बनाने में आप सभी का कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा भी इसमें सभी पदाधिकारियों से, जो कि हमारे आंचलिक उपाध्यक्ष हैं, हमारे संयुक्त मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनसे भी मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि कृपया करके आपको जो हमने एक क्राइटेरिया दिया है 300 लोगों का, उसका आप ध्यान रखें। उनको आप बार बार मोटिवेट करें कि अगर वो बीच में अगर चले जाते हैं तो मीटिंग का हमारा कल 25 को आपको मालूम है कि हम क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं इसके पीछे। तो प्लीज मेरा आप सभी से निवेदन है, और इसमें प्रदेश अध्यक्ष और हमारे आंचलिक उपाध्यक्षों की बहुत बड़ी भूमिका है, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो आप अपनी मीटिंग्स लीजिए और उसमें आप उनको मोटिवेट करें कि प्लीज आप बीच में से नहीं जाएं। और हमारा जो टारगेट है 1000 लोगों का, वो पूरा होना चाहिए। ये मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है। आज हम यही देख रहे थे कि आज की मीटिंग हमारी कितनी सक्सेस होती है, लेकिन आज भी 600 लोग इसमें जुड़े हैं। आखिर 400 कम क्यों रहे, इसके पीछे क्या कारण है? तो उपाध्यक्ष और संयुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्लीज इसकी जवाबदारी दें हमको कि इसमें क्या कारण रहा है। तो आप अपने उस दिन हम लोगों को विश्व रिकॉर्ड बनाना है, तो सभी बहनें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें। बहनों, 1000 बहनों के बिना हम विश्व रिकॉर्ड नहीं बना पाएंगे। और अगर आप उस मीटिंग में सम्मिलित होंगी तो आपको एक सम्मान पत्र भी प्राप्त दिया जाएगा। तो प्लीज आप अपनी इस महिला संगठन से जो आप जुड़े हैं, एक सम्मानित सदस्य हैं, उसकी गरिमा को समझते हुए आप उस दिन की जूम बैठक में 2 घंटे के लिए बिल्कुल अपने आप को उसमें शामिल रखें, उसमें से बिल्कुल हटने का प्रयास और अवश्य ही सफल बनाएं। आप सभी से निवेदन करें, राष्ट्रगीत के लिए बोलूं आंटी? हाँ। आप सभी से निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएं। 1 मिनट लगेगा मुझे, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और उसके बाद राष्ट्रगीत आ जाएगा। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत सुंदर। नम्रता, टाइम का बहुत साधुवाद। हमारा समय का एकदम सही रहा है, 4 से पूरा एकदम 6 बज रही है। 6 बजे, बिल्कुल 6 बजे हैं। यस, बहुत टाइम अच्छा, बिल्कुल सही है। शाम को रखनी है क्या मीटिंग? हाँ, रखनी पड़ेगी आंटी, रखनी ही पड़ेगी। हम उपाध्यक्षों के ग्रुप में डाल दें एक बार। चलिए आंटी, मैं डाल दूंगी। कितने बजे रखनी है? 9:30। ठीक है, चलिए मैं एंड करूं मीटिंग का भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक्स चलिए। टू ऑल और बहुत सभी बहुत को- साधुवाद। जय महेश। आप सभी जो अभी तक बने हुए हैं मीटिंग में, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा साथ दिया हमारा। व्यक्तित्व विकास समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। मीटिंग क्लोज कर रही हूँ मैं। थैंक यू।